नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैथमेटिक्स के इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है मेंसुरेशन। और एक्चुअली देखा जाए तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री का एक पार्ट है, ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है मेंसुरेशन, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। और मेंसुरेशन जो टॉपिक है क्षेत्रमिति, इसके अंदर होता क्या है पहले ये जान लें अब। तो क्षेत्रमिति के यूज में अगर किसी के सामने बोला जाए कि क्षेत्रमिति क्या होता है, तो बेसिकली जो पहला विचार आता है वो वर्ड आता है एरिया का। जहाँ पे क्षेत्र की मिति हो उसे एरिया कहते हैं एक तरीके से। लेकिन अगर डीपली अगर इस चीज़ को समझा जाए तो क्षेत्र मिति के अंदर एरिया ना आके चार चीज़ आती, तीन चीज़ और आती हैं, इसके अलावा दो चीज़ और, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, और इसके अलावा पैरामीटर, जो पेरीमीटर है वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये तीन चीज़ हैं जो कि क्षेत्रमिति के अंदर देखने को मिलती है। अब हमारी सुविधा के हिसाब से, सुविधा के अकॉर्डिंग क्षेत्रमिति को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है वो है 2D का और दूसरा है 3D का। होने को तो हम एक साथ भी देख सकते हैं 2D और 3D को, लेकिन हमें पढ़ने में थोड़ी सुविधा होती है, आसानी होती है। जो भी क्षेत्रमिति की आकृतियाँ बनती हैं उनको समझने में हमें आसानी लगता है। तो इसके कारण हम देखेंगे कि 2D और 3D में दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। अब 2D क्या होता है? 2D को कहा जाता है द्विविमीय और 3D को कहा जाता है त्रिविमीय। अब द्विविमीय से आपको पता लग गया, अर्थात दो विमा होंगी, दो विमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई होगी। अब वहीं पे 3D अर्थात त्रिविमीय, तो उसको लिख देता हूँ मैं, ये होता है द्विविमीय अर्थात, और ये होता है त्रिविमीय। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी आपकी में। द्विविमीय में लंबाई और चौड़ाई, और त्रिविमीय में तीन होंगी, तो लंबाई, चौड़ाई और हाइट। हाइट को एक और शब्द है जिससे हम जानते हैं, वो होता है गहराई। अगर गहराई भी शब्द कहीं पे आ जाए तो इसका मतलब होता है हाइट ही होता है गहराई का मतलब भी। तो ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो 2D एक्चुअली होता है क्या है? नॉर्मली आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, जिसमें दो विमा हो उसको 2D कहते हैं, और अगर तीन विमा हो तो उसको 3D कहते हैं। इस चीज़ को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम डीपली समझने की कोशिश करें तो 2D आकृति और 3D आकृति हैं, उनको हम पहचानें अलग से, तो एक सबसे बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल चीज़ मैंने लिखी है। देखो ये लाइन लिखी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक एंगल, मतलब कोई भी ऐसे एक एंगल से देख लो जिससे संपूर्ण आकृति दिखाई दे। 2D की आकृति ऐसे त्रिभुज है, किसी भी एक एंगल से देख लो तो कंप्लीट त्रिभुज आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन बात 3D की जाए तो कंप्लीट एक आकृति से या फिर एक एंगल से पूरी आकृति दिखाई नहीं देती है, तो उसको क्या कहते हैं? 3D। समझ रहे हैं? 3D मतलब कोई भी ऐसी एक एंगल जिससे वो पूरी आकृति दिखाई नहीं दे, तो उसको 3D कहेंगे। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए, या फिर आसानी से हम 2D और 3D आकृतियों को पहचान लेंगे इससे। 2D के अंदर हम क्या देखेंगे? पैरामीटर देखेंगे अर्थात परिमाप, और देखेंगे क्षेत्रफल। वहीं बात की जाए 3D की, तो 3D में हम देखते हैं एरिया और वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं अभी सिलेबस के लिए, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, RSSMB अर्थात राजस्थान कर्मचारी सिलेक्शन बोर्ड है, उसके अंदर क्या है, ये पटवारी के अंदर टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम। अब बहुत से बच्चे एरिया एंड वॉल्यूम पता नहीं जाने क्या क्या पढ़ते रहते हैं, लेकिन एरिया और वॉल्यूम में जो मेनली चीज़ पूछी जाती है वो एरिया और वॉल्यूम के अंदर पूछा जाता है। उसका मतलब है कि आपको 3D पढ़ना पड़ेगा। अब 3D में क्या क्या होता है? 3D में होता है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म। और प्रिज्म के अंदर छिन्नक देखेंगे, पिरामिड देखेंगे, क्योंकि पिरामिड से क्वेश्चन आते हैं, छिन्नक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पिरामिड है तो पिरामिड के अंदर देख लेंगे हम, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि घन और घनाभ बनेगा तो इसमें आपको वर्ग की और आयत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बेलन की बात की जाए तो बेलन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपको वृत्त की जरूरत पड़ेगी। शंकु की बात की जाए तो शंकु में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों के लिए अगर घन, घनाभ या बेलन है, शंकु ये बन रहे हैं, तो इनके लिए जो बेसिक जरूरत पड़ती है, अर्थात कहने का क्या मतलब है कि 2D के पढ़ने से पहले आपको 3D को अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप 3D को आराम से पढ़ पाओगे। अगर आपकी 3D की समझ अच्छी है, सॉरी 2D की समझ अच्छी है, तभी आप 3D की समझ को या 3D के जो कंसेप्ट हैं उनको सही ढंग से समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले हम 2D के कुछ आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग आयत है, चतुर्भुज है और बहुभुज है। इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे पहले एक एक करके, और उसके बाद हम बाद में आएंगे 3D के ऊपर। तो पहले हम 2D की जो आकृति हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे 3D की आकृतियों की चर्चा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। तो देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस किस तरह से क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या हो रहा है, कंप्लीट समझ में आ गया होगा। या फिर एक नेचुरल डेफिनेशन है
2D की और 3D की, वो भी ये समझ में आ गई होगी कि एक एंगल से अगर पूरी आकृति दिख जाए तो वो 2D में होगी, और अगर एक एंगल से किसी भी एक एंगल से किसी भी आकृति को दिख रहे हैं और वो पूरी आकृति नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात पीछे वाला भाग छूट रहा है उसका, या ऊपर नीचे वाला भाग छूट रहा है दिखने में, या नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे हम 3D में काउंट करेंगे। तो ठीक है, 2D का पहला पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं। अब देखो, त्रिभुज की बेसिक डेफिनेशन क्या है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, यही तो पढ़ते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं हम, घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन एक्चुअली सिर्फ हमको 5th 6th क्लास तक ही काम देगी, उसके बाद जब हम कॉम्पिटिशन में आएंगे तो इस डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें होती हैं त्रिभुज बनने की, तो उन शर्तों को देखेंगे। जैसे कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, या कह सकते हैं कुछ शर्तें हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या क्या हैं वो शर्तें? तो देखो, पहला क्या है कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। समझे आप, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, क्या, कि कोई भी 2 भुजा ले सकते हैं त्रिभुज की, इच्छा हो जो आपके मन में हो, और उन 2 भुजाओं का योगफल जो तीसरी बची हुई भुजा है उससे अधिक होगा। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने भुजा ले ली, एक भुजा ले ली मैंने BC, ठीक है, मतलब ये भुजा ले ली BC, और दूसरी भुजा ले ली मैंने AC। दोनों भुजाओं का योग BC और AC, दोनों भुजाओं का योग अधिक होगा तीसरी भुजा से। बची कुछ ही भुजा कौन सी है? AB। तो देखो, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो क्या, ये भुजा ले ली, अब इसी चीज़ को मैंने आगे लिख दिया। कैसे कि BC, अब BC देखेंगे तो BC क्या है? A, तो BC का A लिख दिया, हाइट या फिर लेंथ कह सकते हैं। AC की बात आई तो AC कितना है? AC की B है, तो मैंने B लिख दी। बचा क्या? AB की C है, तो C लिख दिया। तो A प्लस B जो होगा वो अधिक होगा तीसरी भुजा अर्थात C की लंबाई से। तो ये चीज़ आप समझ गए। अभी अगली शर्त देखते हैं। ये पहली शर्त थी कि किसी भी ट्रायंगल के बनने के लिए पहली शर्त क्या है, कि 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त है कि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। अब 2 भुजाओं का अंतर वही ले लिया, पहली भुजा ले ली मैंने BC, दूसरी भुजा ले ली AC। अब इनका जो अंतर होगा वो कम होगा तीसरी भुजा अर्थात AC से। अब इनकी मैंने लेंथ ले ली, BC की हो गई A, AC की हो गई B, सॉरी AC की हो गई B, और ये है AB की हो गई C। तो इन पहले और दूसरे नियम से, रूल नंबर 1 व रूल नंबर 2 से एक गोल्डन रूल निकला है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। ये रहा, क्या, कि कोई भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है और योगफल तीसरी भुजा से, योगफल अधिक होता है और अंतर कम होता है। ये मान लें आप कि कोई भी 2 भुजाएं, जैसे 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक है और अंतर कम है। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। अब इन चीज़ों के ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा ठीक से समझने के लिए, लेकिन उससे पहले एक तीसरा रूल और वो भी आप याद कर लेते हैं त्रिभुज के लिए। क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। ये आप सबको पता है। जैसे कोण ABC, तीनों का जो योगफल होगा, एडिशन होगा, वो 180 होगा। तो तीनों, अब तक मैंने 3 नियम बताए आपको, तीनों समझ में आ गए होंगे। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक ढंग से समझने के लिए। क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखा है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो तीसरी भुजा की रेंज ज्ञात कीजिए। अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था क्या होगा आंसर, कि 2 भुजाओं का योगफल होता है, मतलब कोई भी तीसरी भुजा, मैंने 2 भुजा ले ली, एक तो 8 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की, तो तीसरी भुजा मान ली C। तो C जो होगी वो उनके योगफल तो अधिक होगा, लेकिन जो अंतर होगा वो अंतर कम होगा, अर्थात इस तरीके से। तो तीसरी भुजा अर्थात C की रेंज क्या होगी, योगफल 14, तो 14 से तो कम होगी, और अंतर अर्थात 8 और 6 का अंतर 2, तो 2 से अधिक होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या, कि जो तीसरी भुजा है उसकी रेंज, उसके योगफल अर्थात 8 और 6 का योगफल हो गया 14, तो 14 से कम होगी, और 2 अर्थात इनका अंतर हो गया 2, और अंतर से अधिक होगी। तो ये तीसरी भुजा की रेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस तरह क्वेश्चन करोगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्या है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी था, थोड़ा फास्ट समझाया मैंने, एक बार वापस से देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। वही चीज़ है जो ऊपर मैंने बताई है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल
तीसरी भुजा से अधिक होता है और त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। बस वही चीज़ मैंने इसमें बताई है आपको, और कुछ खास नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण में से 10 डिग्री कम कर दिया। अब ये बताओ, बिल्कुल बेसिक समझा देता हूँ ये मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये एंगल ये एक है, ये बी है और ये एंगल सी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक में से 10-10 कम कर रहा है। तो मान के चलो, जब एक में से 10 कम किया, बी में से 10 कम किया, सी में से 10 कम किया, टोटल कितना हो गया। पहले तो ये बताओ कि तीनों भुजाओं का योग कितना होता है। अभी आपने पढ़ा है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री। तो ये नेचुरल आपको पता ही है कि तीन भुजाओं का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक भुजा में से 10-10 कम करने पर। अब 10-10 कम कर लिया मैंने, तो देखो 10 इसमें से भी कम किया, 10 इसमें से भी कम किया और 10 इसमें से भी कम किया, 10 डिग्री 10 डिग्री। अब कितना बचेगा, तो कितना कम हो गया टोटल, 30 कम करना पड़ेगा टोटल में से। तो इसका मतलब 180 माइनस 30 डिग्री कितना बचा, 150 डिग्री बचा। अब बचा कुचा 150 डिग्री है, इसका जो रेशो है वो रेशो है 1:2:3। तो इसका 150 डिग्री का रेशो है 1:2:3, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को मैं वापस से, अब मेरे को एंगल पता लग जाएगा कैसे, कि मुझे पहले वाला ज्ञात करना है, टोटल कितना है 150, तो 6 अर्थात इनको सबको एडिशन कर देंगे। तो बता देता हूँ वापस से, हालांकि आपने रेशो में सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। 1 + 2 + 3 ये किसकी बराबर है, ये 150 की बराबर है। और पहला मुझे ज्ञात करना है एक रेशो का, तो इसको मैं ज्ञात कर लूँगा। तो 1/6 × 150 कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। ये मैंने मान लिया ए है कोई। अब मैं बी ज्ञात कर लेता हूँ, तो बी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1:2:3 है, बटे 6 × 150 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। और सी ज्ञात करना है, सी कितना है 3 है रेशो उसका, तो रेशो में ज्ञात करेंगे। टोटल रेशो कितना है 6 की वैल्यू 150, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, तो 75 डिग्री। अब ये कब आया है, पूछा क्या है आगे, तो प्रत्येक कोण की रियल वैल्यू ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियल वैल्यू पूछ रहा है वो, क्या कि रियल वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। अब ये बताओ 25 डिग्री 50 डिग्री और 75 डिग्री ये क्या है, ये प्रत्येक कोण की रियल वैल्यू पूछ रहा है। अब मैंने क्या किया था, प्रत्येक में से 10-10 डिग्री घटाया था, तो जोड़ना भी तो पड़ेगा 10 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है ना कि प्रत्येक में से 10 घटाया, तभी तो 30 डिग्री मैंने माइनस किया था। तो 10 डिग्री जोड़ दिया, इसमें भी 10 डिग्री जोड़ दिया और इसमें भी मैंने 10 डिग्री जोड़ दिया। कितना हो गया 35 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 85 डिग्री। तो बस यही पूछा है कि रियल वैल्यू क्या होगी। तो पहले वाली कौन की हो जाएगी 35 डिग्री, दूसरा 60 का हो जाएगा और तीसरा 85 का हो जाएगा, जो कि आंसर होगा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इस तरीके से डील करना है। बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन, मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से तीन त्रिभुज के तीनों कोण होता है, उनका योगफल 180 डिग्री होता है और उस पर किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखो क्या है। तो ट्रायंगल के बारे में बेसिक ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो हो गई। अब एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है एरिया, क्या होता है, तो बड़े फेमस फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, अर्थात हिंदी में बात करें तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल अपना होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो सबको याद रहता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें देखेंगे क्या है, इसमें आधार क्या है ए, ये आधार ही तो है इसका, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2। अगर इसका निकालें आधार ए, ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई h है तो h हो जाएगा, ये इसका एरिया हो गया। लेकिन बात आती है कि जहाँ पे h ना दे रखा हो, बहुत सी जगह ऐसे भी तो आएंगी जहाँ पे आपको हाइट नहीं दे रखी होगी, सिर्फ साइड दे रखी होंगी सारी एंगल की, जितनी भी मतलब ट्रायंगल है, जो भी ट्रायंगल दिया होगा आपको, त्रिभुज दिया होगा, उसकी भुजा दे रखी होंगी और आपको हाइट वहाँ पे नहीं मिलेगी। तब क्या करेंगे, तो तब जो फॉर्मूला होता है वो एक बड़ा ही फेमस फॉर्मूला होता है, हीरो का फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में 7th क्लास में। क्या होता है, रूट में s माइनस a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। अब यहाँ पे s क्या होता है, तो s की वैल्यू होती है परिमाप बटे 2, और परिमाप क्या होता है
सारी भुजाओं का योग, तो ए बी सी तीनों भुजाओं का योग ये होता है परिमाप, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर। और ए बी सी क्या होगा, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो ये एक भुजा की हाइट हो जाएगी, ये दूसरी भुजा की लेंथ हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और ये हाइट नहीं सॉरी लेंथ, मतलब दूसरी भुजा कितनी लंबी है या पहली भुजा कितनी लंबी है और तीसरी भुजा कितनी लंबी है, तो वो ए बी सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको एच ना दिया हो और केवल भुजा भुजा दे रखी हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे किसका, हीरो की। रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी यहाँ पे क्या है, ए बी सी यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वेयर ए बी सी जो है वो साइड है, अर्थात भुजाएं हैं। और अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे हमको तो भुजा दे रखी हो, भुजा नहीं दे रखी हो, हमसे कह रखा हो कि सिर्फ माध्यिका दे दे। अब माध्यिका क्या होता है ये मैं आपको आगे आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी यहाँ पे इस चीज़ को समझ लें कि माध्यिका क्या होता है। माध्यिका एक्चुअली कुछ नहीं होता, किसी भी शीर्ष से अगली वाली भुजा को समद्विभाजित करने वाली एक भुजा होती है जिसको माध्यिका कहते हैं, ये होता है। और आगे डीपली हम समझ लेंगे किस तरीके से क्या है। इसका एरिया क्या होता है, 4/3 एच डैश माइनस एच डैश सॉरी एच डैश कोष्टक में एच डैश माइनस M1 एच डैश माइनस M2 एच डैश माइनस M3। अब यहाँ पे एच डैश क्या है, एच डैश है M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइड बाई 2, तो ये होता है एच डैश। और M1 M2 M3 क्या है, ये माध्यिका है, माध्यिका की लंबाई है। तो इस प्रकार से ये आपको माध्यिका वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि माध्यिका अगर दे रखी हो फिर क्या करेंगे, तो बस वही है। आगे सिर्फ वो हीरो का फॉर्मूला दे रखा था, देखो इसमें ये हीरो का फॉर्मूला ही है, और हीरो के फॉर्मूला के आगे क्या लिख दिया हमने, 4/3 लिख दिया है, और एस की जगह S1 लिख दिया है, ए की जगह M1, बी की जगह M2 और सी की जगह M3। तो ये हो गया एरिया अपना, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ पाए। ये सारी चीज़ें किस तरीके से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ को आप समझना है। वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और जहाँ पे एच ना दे रखी हो अर्थात ऊंचाई नहीं दे रखी हो, वहाँ पे आपको हीरो का फॉर्मूला लगाना, और हीरो का फॉर्मूला होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल एक और इम्पोर्टेंट है, क्या है कि अगर मान के चलो उसने हमें एंगल दे दिया और एंगल से पूछ रहा है वो कि एंगल से हम किस तरीके से ज्ञात करें। हमें सिर्फ उसने 2 भुजाएं दे दी और एंगल दे दिया, और उसके बाद पूछ रहा है कि जैसे इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ध्यान से, क्या क्या इसमें दे रखा है। तो इसको हम देखेंगे, देखो इसमें एक एंगल दे रखा है थीटा, ठीक, और 2 भुजा दे रखी हैं, ये ए दे रखी है और ये बी दे रखी है, ठीक है। अब इस तरीके से दे रखा है और फिर पूछा है मेरे से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे बी अर्थात आधार, तो आधार क्या है यहाँ पे, ये आधार है, तो आधार का आधार लिख दिया। अब ऊंचाई आई, अब ऊंचाई डायरेक्ट इसमें देनी रखी तो कैसे निकाल लेंगे हम, तो मैंने क्या किया, भुजा अर्थात शीर्ष ए से आने वाली भुजा पे लंब डाल दिया, लंब डाल दिया तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब 90 डिग्री के एंगल वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कर्ण बटे, सॉरी कर्ण नहीं होता, कर्ण बटे नहीं होता, ये होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि लाल बटे कट का होता है, तो ये होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, ये लंब हो गया एच, मैंने मान लिया, और ये क्या हो गया, ये तो आधार है, पूरे की बात की जा रही है, और यहाँ पे ये कर्ण हो गया ए। तो बस साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, एच अपॉन ए, तो साइन थीटा अर्थात एच अपॉन ए। अब यहाँ पे मुझे क्या है, एच का यूज करना नहीं है क्योंकि एच तो मेरे पास है ही नहीं है, तो एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच की जगह लिख सकता हूँ मैं ए साइन थीटा, तो ये मैंने लिख दिया एच की जगह ए साइन थीटा। तो एरिया क्या हो गया, 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ए और बी क्या है, इसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फॉर्मूला याद होता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे। तो देखो ये क्या है, जो थीटा बनाने वाली साइड है ना वही ए और बी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा कहाँ से बन रहा है, एक तो इस भुजा से बन रहा है और एक इस भुजा से, दोनों भुजाओं से बन रहा है थीटा। तो थीटा जो बनाने वाली साइड है उनको ही हम ए और बी कहते हैं। तो 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो ये हो गया। अगर हमें थीटा दिया हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे,
तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तीनों चार फॉर्मूले वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर थीटा दिया हो तो 1/2 ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या है यहाँ पे, थीटा जिन जिन भुजाओं से बन रहा है, जिन भुजाओं के बीच में थीटा बन रहा है या कोण बन रहा है, उनको ए और बी कहेंगे। और अगर डायरेक्ट हमें दिया हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो हमें याद है परिमाप आपको पता है, जितनी भी तीनों भुजाओं को आप आपस में ऐड कर देते हैं, या 4 भुजा दे रखी हैं उनको ऐड कर देते हैं, वो उसका परिमाप हो जाता है। अब बात की जाए, सॉरी 3 भुजाओं का होगा ना इसमें तो परिमाप, या फिर 4 दे रखी हो 4 का भी हो सकता है, वो अलग बात है, वो हम चतुर्भुज में समझेंगे ठीक ढंग से। एरिया क्या होता है, अगर माध्यिका दे रही हूँ, मीडियम दे रखी हूँ, तो 4/3 हो जाएगा और वो हीरो का फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर यहाँ पे हमें हाइट नहीं दी हो, फिर डायरेक्ट हीरो का फॉर्मूला लगाना है, √S S - A S - B S - C। अब थीटा वाला मैंने आपको बता दिया। अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है। क्या है, देखो वो ट्रायंगल दे रखा था, और दे रखा है कि एफ डी और ई मिड पॉइंट है, अर्थात जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, और डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और इन मिड पॉइंटों से मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया क्या होगा, अब ये इसका एरिया होता है जो संपूर्ण त्रिभुज है ना ए बी सी। अब देखो मीडियम से ये जो एरिया बन रहा है डी ए एफ, ये ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी ये किससे बन रहा है, ये मीडियम से बन रहा है। तो माध्यिकाओं से बना हुआ, सॉरी माध्यिकाओं नहीं, मिड पॉइंट से, मीडियम नहीं है ये, माध्यिका नहीं है ये, देखो मिड पॉइंट है। जो मिड पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल है उसका जो एरिया होता है वो ओरिजिनल जो ट्रायंगल है, ये ओरिजिनल ट्रायंगल है, ये क्या है, ओरिजिनल ट्रायंगल। तो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया से 1/4 होता है, ये आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे इसको प्रूव करके बताओ, तो बिल्कुल प्रूव भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, ज़्यादा लाभदायक होगा। क्या है, दोबारा से फिर से पढ़ देता हूँ मैं आपको, कि अगर भुजाओं के मध्य बिंदु से कोई त्रिभुज बनाया जाए, जैसे यहाँ पे भुजाओं के मध्य बिंदु से त्रिभुज बन रहा है डी ई एफ, ये भुजाओं के मध्य बिंदु से त्रिभुज बन रहा है। तो भुजाओं के मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज ओरिजिनल भुजाओं के से बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से 1/4 होता है। ठीक, अब इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो क्या है, नॉर्मल अगर बात करें, ओरिजिनल की बात करें, हम ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे, तो ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होता है, यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, तो डायरेक्ट हम हाइट हमें देनी रखी, तो हीरो के फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या हो गया, ये हो गया ओरिजिनल ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब मैंने क्या कहा था कि मीडियम से जो ट्रायंगल बन रहा है, मीडियम से नहीं सॉरी मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका भी मुझे फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से जो बन रहा है उस ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो देखो वही निकालेंगे, क्या, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन यहाँ पे एस और ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही चेंज हो जाएंगे। कैसे, ये देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं जो कि आगे हम थेल्स थ्योरम में पढ़ेंगे, क्या कि अगर किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, अर्थात एफ और डी जो रेखा है वो इसके समांतर वाली रेखा कौन सी है, ए सी, ए सी से आधी होगी। तो एफ डी का मुझे ज्ञात करना है, 1/2 ए सी की कितनी है, बी, तो एफ डी की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, b/2। इसी तरीके से सारी हो जाएंगी, c/2 हो जाएगी और a/2 हो जाएगी। ये थेल्स थ्योरम में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अभी यहाँ पे इसको एक याद करने के तौर पर एक स्टेटमेंट सुन लें कि मध्य बिंदु, किसी भी भुजा के मध्य बिंदुओं से कोई एक भुजा बन रही है, जैसे एफ से और डी से एक भुजा बन रही है एफ डी, तो इसके सामने वाली समांतर, क्योंकि ए सी इसके समांतर भुजा है, समांतर जो भुजा होगी ए सी उसकी, अर्थात ए सी की आधी जो होगी वो एफ डी होगी। ये थेल्स थ्योरम में हम पढ़ेंगे, प्रूफ भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको इतना ही समझना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो एस निकालना है, इसके लिए अगर हम एस निकालें तो इसके लिए एस क्या हो जाएगा, a/2, क्योंकि a/2 हो रही है एक भुजा, दूसरी हो रही है कि b/2, तीसरी हो जाएगी c/2 / 2, यही होगा।
तो यहाँ पे कह सकते हैं 1/2 क्या आ जाएगा इसमें, इस पूरे में 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब ये जो है ये एक्चुअल में s है, तो एक्चुअल में जो इसके लिए s आएगा वो s/2 आएगा। कह सकते हैं बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं s/2 आएगा। अब इसके लिए मैं समझने की कोशिश करो क्या बता रहा हूँ। तो इसके लिए s क्या है, s या फिर इसको s डैश कर देते हैं, सॉरी s डैश डैश डैश, क्योंकि ये तो s है ना ओरिजिनल। तो ये हो जाएगा s/2, अंदर भी s/2। अब ये क्या है यहाँ पे, a भी a/2 है, तो s/2 माइनस a/2, s/2 माइनस b/2 और s/2 माइनस c/2। अगर अब इसमें ध्यान से हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये 1/2 और इसमें से भी 1/2 कॉमन, इसमें से भी 1/2 कॉमन, इसमें से भी 1/2 कॉमन, तो 1/2 तो ये हो गया, ये एक ये एक ये और एक ये, तो कितने 1/2 कॉमन आ गए, 1/2 और 1/2, 4 1/2 कॉमन आ गए और वापस से s माइनस ए, और आगे क्या बन रहा है s माइनस बी और s माइनस सी, यही बन गया ना। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इससे बाहर ले जाऊंगा अंडर रूट से, तो कितना बन जाएगा 1/4, और 1/4 दो बार गुना हो रहा है तो अंदर 1/4 चला जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा क्या कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया निकला है, ये वाला जो एरिया है ये किसका है, ट्रायंगल ए बी सी का है, क्योंकि देखो ये ओरिजिनल ट्रायंगल अर्थात ट्रायंगल ए बी सी का एरिया था। और ये जो पूरा आया है, ये जो पूरा आया है, ये आया है ट्रायंगल डी ई एफ का। तो क्या कह सकते हैं, डी एफ का जो एरिया होगा वो 1/4 होगा ट्रायंगल ए बी सी के एरिया से। तो देखो ये चीज़ प्रूफ भी हो गई। अब पहली बार जो बच्चे इस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो हालांकि प्रूफ उनको समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए और भी बढ़िया है कि डायरेक्ट आप याद कर लें कि अगर मध्य बिंदुओं से ट्रायंगल बनाया जाता है, जैसे डी ई एफ ट्रायंगल बना है, तो उसका जो एरिया है ओरिजिनल भुजाओं से बने हुए ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। ठीक है, याद कर सकते हैं। अब इसमें अगला देख लेते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। क्या है, त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एक तो भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं कि भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है पहला समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा त्रिभुज, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ए बराबर बी बराबर सी, सारी भुजाएं बराबर हैं। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा अलग है। एक होता है विषमद्विबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा असमान हो, जिसको स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आपको पता लग गया भुजाओं के आधार पर, समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु अर्थात इक्विलेटर, आइसोसेल्स और स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब देखते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर क्या होता है, एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज होता है एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका क्या मतलब होता है, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। 90 डिग्री से छोटे हैं मतलब मैक्सिमम जो कोण है वो 90 डिग्री है और सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि एक जो एंगल है वो 90 से अधिक हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमने देख लिया भुजाओं के आधार पर, ये देख लिया कोण के आधार पर। ये बेसिक चीज़ें जो आपको आती होंगी, लेकिन वापस से मैंने एक बार रिपीट कर दी हैं सारी चीज़ें। अब समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो
समकोण त्रिभुज में एक चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या? ये रही देखो, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का जो वर्ग है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के। अब ये सारी चीजें आपने ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी। सारी ट्रिग्नोमेट्री किस पे आधार है? राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पर होती है, या ट्रायंगल के आधार पर होती है पूरी पूरी। तो देखो क्या, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण, ये परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और ये है आधार अर्थात बेस। ठीक है। अब बात की जाए एरिया की, तो एरिया क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार क्या है इसमें? बेस, और ऊंचाई क्या है? परपेंडिकुलर अर्थात पी। और अगर बात की जाए परिमाप की, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर की। अब पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर परिमाप क्या होता है? जितनी भुजा दे रखी है उनका एडिशन कर दो, सिंपल है। तो देखो, एक भुजा क्या है? हाइपोटेनियस है, एक भुजा परपेंडिकुलर है, एक भुजा बेस है, तीनों का मैंने एडिशन कर दिया तो वो हो गया पर पैरामीटर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में एरिया आपको पता है आधार इंटू ऊंचाई से आराम से निकल सकता है, इसमें तो परिमाप भी आराम से निकल सकता है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में से एक चीज पूछी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाता है, आप सोचेंगे क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन ये आपको याद होगा तभी कर पाएंगे आप। क्या है? ये पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर बना बड़े से बड़ा वर्ग, मतलब समकोण त्रिभुज है उसके अंदर बड़े से बड़ा अगर हम वर्ग बनाए तो उस वर्ग का एरिया क्या होगा या इसकी भुजा क्या होगी। तो देखो, मैंने मान लिया कि ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज मैंने मान लिया ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक। और उसके अंदर बड़े से बड़ा मैंने जो वर्ग बनाया वो बना दिया ए डी ई और एफ, ठीक। ये मैंने इसके अंदर बड़े से बड़ा वर्ग बना दिया। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये ज्ञात करना है कि बड़े से बड़ा जो त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज नहीं, बड़े से बड़ा जो वर्ग है। अब वर्ग क्या है? वर्ग की बात करूं तो वर्ग हो जाएगा ए डी ई एफ, ठीक है। इसका मुझे एरिया याद करना है, तो इसका एरिया याद करने के लिए मैं क्या करूंगा कि पूरे त्रिभुज के, पूरा त्रिभुज है ना, पूरे त्रिभुज के एरिया में से तो मैं क्या करूंगा, एरिया, मुझे वर्ग का एरिया याद करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कंप्लीट त्रिभुज अर्थात ए बी सी में से मैं माइनस कर दूंगा किसको? सी ई एफ और ई डी बी, ये जो ट्रायंगल हैं इन दोनों ट्रायंगलों के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, आपको आती भी होगी, समझने लायक भी है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो वापस से बता देता हूँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए, इस वर्ग का एरिया चाहिए मुझे, ठीक है। इस वर्ग का मुझे एरिया चाहिए, ठीक। आगे समझ में? तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे ट्रायंगल में से ए बी सी में से ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों ट्रायंगलों के एरिया को मैं माइनस कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, मान लिया इसका पूरा दे रखा था कि ये इसकी ऊंचाई, इसके आधार है वो बी है और ऊंचाई इसकी पी है। अब मैंने मान लिया कि बड़े से बड़ा, ये मैंने बोल दिया कि माना बड़े से बड़े वर्ग की भुजा एक्स है, तो भुजा एक्स हो गई, तो ऊपर पर क्या बचा? पी माइनस एक्स, और ये एक्स हो गई, क्योंकि भुजाएं क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आधार भी क्या बचा? बी माइनस एक्स। तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका? बी। ऊंचाई क्या है? पी। इसमें से माइनस करना है मुझे, क्या माइनस करना है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब पहले वाले का देखूंगा आधार, तो इसका आधार क्या है? एक्स। ऊंचाई क्या है? पी माइनस एक्स। दूसरा वाला 1/2
आधार, अब इसका आधार क्या है, इसका आधार है बी माइनस एक्स दूसरे वाले का, ये बी माइनस एक्स ही तो आधार। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई एक्स हो गई। ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, वापस से इस पूरे में से 1/2 को कॉमन ले लेता हूं। तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये बचेगा पी बी माइनस ये कितना हो जाएगा पी एक्स, पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता लग गई। आगे क्या है 1/2। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी किस तरीके से कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल है बिल्कुल, ऐसा कुछ खास है नहीं। अब ये करूँगा मैं कि ये बच जाएगा, देखो वापस से कर देता हूँ, ये हो गया पी बी, ठीक, प्लस पी एक्स। अभी अंदर करूँगा मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं आपको। तो माइनस के पी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं किस तरीके से कर रहा हूं मैं चीज़ों को। अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, अर्थात ये वाली भुजा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/2। ठीक, अब यहां पे देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एरिया याद करना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो मुझे पता लग गया भुजा क्या है एक्स, और वर्ग का एरिया क्या होता है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना किस तरीके से कर रहा हूं मैं सारी चीज़ों को, समझ पा रहे होंगे पूरी तरीके से मैं जिस तरीके से चीज़ों को कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जा रहा है। तो हो जाएगा पी बी माइनस पी एक्स माइनस बी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस के 2x। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/2 पी बी माइनस 1/2 पी एक्स माइनस 1/2 बी एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 1/2 जो पी बी है वो बराबर हो जाएगा, ये वापस उधर चले जाएंगे, तो 1/2 पी एक्स प्लस बी एक्स। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई किस तरीके से मैं क्या बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे बात की जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x की वैल्यू तो याद करनी है, x ही माना था मैंने, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा पी बी बराबर p प्लस बी एक्स। तब यहाँ से अगर मुझे x ज्ञात करना है तो x हो जाएगा पी बी अपॉन p प्लस बी। ये क्या है, ये है x, जो कि मैंने शुरू में माना था, यही तो माना था कि माना बड़े से बड़े वर्ग की जो भुजा है वो है x। अब मुझे यहाँ पे x की पता लग गया, पी बी क्या है, यहाँ पे p है, यहाँ पे हाइट, और b क्या है, यहाँ पे बेस है। तो हाइट पता लग गई, बेस पता लग गई, तो हाइट और बेस का मल्टीप्लाई डिवाइड हाइट और बेस का एडिशन, ये क्या होता है, ये x होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको बड़े से बड़े वर्ग की जो भुजा है वो भुजा क्या होगी, आधार गुना ऊंचाई अर्थात हाइट बटे आधार प्लस हाइट अर्थात ऊंचाई। तो ये इसकी भुजा हो जाएगी। अब भुजा से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ 2 चीज दे रखी हो, क्या कि कोई भी समकोण त्रिभुज और उसके आधार और हाइट दे रखी है, अर्थात उसका लंब
और आधार हमें दे रखा है, तो हम अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? इस पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं, तब अच्छी ढंग से समझ में आएगा। क्या है देखो, क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज, क्या है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई। तो समकोण कौन कौन सी भुजाएं बनाती हैं? आप मुझे बताओ कि ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या, 90 डिग्री अर्थात समकोण। अब समकोण कौन कौन सी भुजा बना रही है? एक तो ये बना रही है परपेंडिकुलर, और एक बेस। ये क्या बना रही है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। तो इसका मतलब समकोण बनाने वाली भुजा ये 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। तो अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा स्क्वायर। अब इसके लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए? भुजा। अब भुजा का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, क्या? आधार गुना ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई। तो ठीक है, आधार कितना हो गया? 8, ऊंचाई कितनी हो गई? 6, तो 8 गुना 6 और 8 प्लस 6, तो 8 गुना 6 बटे 8 और 6 14 हो गए। तो ये कट जाएगा इससे 7 बार और ये कट जाएगा इससे 3 बार, तो कितना हो जाएगा? 24 बटे 7। ये क्या आ गई? भुजा आ गई। अब मुझे पूछा क्या है? एरिया। एरिया बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है एरिया? भुजा स्क्वायर। अभी बताया था आपको, भुजा स्क्वायर। भुजा मुझे पता लग गई 24 बटे 7, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 24 का कितना हो जाएगा? 576, और 7 का कितना हो जाएगा? 49। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका एरिया, ये एरिया हो गया इसका। तो इस तरीके से हमें अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए। तो सिर्फ एक चीज़ से फॉर्मूला हो गया, क्या? अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आराम से इसको कर देंगे कि भुजा जो होती है वो ये होती है, आधार गुना ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई। ये होती है भुजा की लंबाई ज्ञात करने का या भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला। किसके अंदर? किसी भी समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के अंदर बने हुए बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने इस तरीके से हो जाएंगे। क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? भुजा। और भुजा हमें पता है भुजा क्या होती है? आधार गुना ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई। तो उसी तरीके से हमने ज्ञात कर लिया है। तो बस इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी? ये फॉर्मूला था जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पाए। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या है, समकोण त्रिभुज खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं विषमकोण त्रिभुज। सॉरी, समकोण त्रिभुज था ये, तो इंपॉर्टेंट त्रिभुज हैं कुछ, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज काम आता है, एक आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है आपको पता ही है। जैसे बना दिया मैंने ABC त्रिभुज बना दिया, ये इसकी A है, ये B है, लेंथ और C है। वेयर A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अर्थात तीनों जो भुजा होंगी वो अलग अलग होंगी। परिमाप क्या होता है आपको पता है? तीनों भुजाओं का एडिशन कर देते हैं तो परिमाप पैरामीटर A प्लस B प्लस C। एरिया क्या होता है? S माइनस A S माइनस B S माइनस C का रूट। ठीक, तो ये आपको नॉर्मल चीज़ है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटी वाली भुजा पर डाले गए लंबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी वाली भुजा कौन सी है? 5। तो इस पर लंबे डाल देते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये मैंने लंबे डाल दिया इस पर, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, लंबे डाल दिया। अब इस लंबी की मुझे क्या लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात मैंने मान लिया h ज्ञात करना है मुझे। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ आराम से इस चीज़ को निकालने के लिए कि इस पूरा जो ट्रायंगल है इसका एरिया दोनों को समान कर दूंगा। एरिया कैसे? एरिया के लिए दो फॉर्मूला लगाऊंगा। कैसे? कि 1/2 आधार अर्थात बेस इंटू ऊंचाई अर्थात हाइट, और एक कौन सा होगा? हीरो फॉर्मूला अर्थात S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। अब यहां पे S क्या होता है ये आपको पता ही है। S होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। अब A क्या है यहाँ पे? 6, B का है 7 और C क्या है? 5/2। तो कितना हो गया? 12 और 6
18/2 = 9, तो एस की वैल्यू 9 हो गई। अब 1/2 आधार क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ लंब डाला गया तो इसके लिए आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 5, और हाइट मुझे ज्ञात करनी थी, हाइट माने मान एच, ठीक है। रूट एस की जगह 9, एस माइनस ए अर्थात ए की वैल्यू कितनी है आपको पता ही 6, तो मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5। तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 7 और 9 माइनस 5, ठीक। 1/2 आधार 5 ऊंचाई h, रूट में 9 है, कितना बचेगा 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा और इधर 4 बचेगा, ठीक है। अब रूट से निकालना है मुझे, अब रूट से क्या है, एक तो 9 बाहर निकाल सकता हूँ तो 3 बचेगा, एक 4 बाहर निकाल सकता हूँ तो 2 आएगा, और अंदर कितना बच जाएगा, 3 दूना के 6। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 3 दूना के 6, तो इसका हो गया 6√6 = 1/2 5 × h। अब यहाँ से मुझे h ज्ञात करनी है, तो h बिल्कुल ज्ञात कर पाऊंगा, कैसे, h हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा तो 12√6 ÷ 5, ये क्या हो गया, ये हो गया h। तो बस h मुझे ज्ञात करना था, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते आपकी ये इंसाइट अर्थात आपकी दृष्टि डेवलप होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सिंपल था, क्या किया मैंने, ए शीर्ष से सामने वाले अर्थात यही तो बोला है, सबसे छोटे वाली भुजा पर डाले गए लंबी की लंबाई, तो सबसे छोटे वाली भुजा 5 है, तो इस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई भी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है किससे, हीरो फॉर्मूला से भी होता है, तो दोनों फॉर्मूला लगा दिए मैंने। अब ऊंचाई किस में आती है, ऊंचाई ये आती है मेरे पास 1/2 आधार इंटू ऊंचाई में, लेकिन ऊंचाई मेरे पास दे नहीं रखी, तो इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो हीरोज वाले फॉर्मूले से क्षेत्रफल से निकलेगा, वो बराबर होगा। अब वहां से मैं इसके हाइट का कंपैरिजन करके मैंने यहाँ का हाइट निकाल दी, जो कि बिल्कुल ही ईजी था। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपकी समझ में आई। ये विषम बाहु त्रिभुज अगर इस तरीके से आया जाए तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये आपको पता ही है, किस प्रकार से हम डील करेंगे चीज़। देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पे a = a अर्थात सारी भुजाएं बराबर हैं, तो परिमाप क्या हो जाएगा, a + a अर्थात 3 है। और एरिया की बात करें तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर √3/4 a² होता है इसका जो एरिया होता है। कैसे होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से हम इस चीज को प्रूव करेंगे। कैसे, देखो मैंने क्या कहा कि जितनी भी भुजाएं दे रखी हैं वो इस पर लंब डाला है, और ये h है, और सारी भुजाएं बराबर हैं। अगर इस तरीके से लंब डाला जाता है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, अर्थात ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं, जैसे मान लेता हूं ये a है, ये b है, ये c है, और ये d मान लेता हूं, ये d दे रखा है। तो त्रिभुज a b d में इस त्रिभुज की बात करता हूं, इसमें जो है हमें क्या ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करना है। तो हाइट का जो स्क्वायर है वो इसके कर्ण, ये क्या है ए बी, क्या है इसका कर्ण, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर, आधार क्या है बी डी का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, तो ये h² हो गया। ये कितना हो जाएगा a², और ये हो जाएगा माइनस के a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे h² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² - a²/4। तो इसको लिखेंगे 4a² - a² में क्या हो जाएगा 3a² - 4h² हो जाएगा। अब यहाँ से h निकालूंगा तो h क्या लग जाएगा √3/2a, तो √3/2a क्या हो गया, ये आ गया मेरे पास h। अब यहाँ से मैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकता हूँ। तो देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है ये है, ऊंचाई क्या है √3/2a, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं
1/4 अर्थात ऊपर 3 आ जाएगा √3, तो √3/4 a²। तो यही तो मैंने ऊपर लिखा था। तो इस तरीके से हम प्रूफ करके मैंने बता दिया आपको कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकाल देंगे, या फिर डायरेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको डायरेक्ट भी याद होगा ये कि √3/4 a² होता है। लेकिन फिर भी आप बात करें कि इनको प्रूफ करो, तो मैंने प्रूफ करके बता दिया कि इस तरीके से प्रूफ होता है। प्रूफ से क्या होता है कि अगर हम प्रूफ करके देख लेते हैं या प्रूफ समझ लेते हैं तो उससे हमें ज़्यादा नहीं तो फाइनल जो डिजिट आई है या फाइनल जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो हमें लर्न रह जाता है। तो इस प्रकार से ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज पढ़ चुके हैं, ये सॉरी समबाहु त्रिभुज हो गया। इससे पहले हम विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, समकोण त्रिभुज। अब पढ़ेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं तो बराबर होती हैं, ए और ये बराबर हैं, लेकिन तीसरी वाली भुजाएं बी वो बराबर नहीं है। दो भुजाएं बराबर और तीसरी नहीं। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ना है तो उसकी ए और बी, तो a+a+b, तो 2a+b, ये क्या हो गया परिमाप। वहीं एरिया की बात करें तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चीजें समझ में आ रही हैं आपकी में। अब वहीं से देखो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ABC ये ट्रायंगल था, ये मैं डी मान लेता हूं। अगर मैं सामने वाली भुजा पे लंब डालूंगा तो b/2 हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज ABD में, इसमें क्या होगा, यह आप जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो हाइपोटेनियस क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस अर्थात h जो हमें ज्ञात करना है, तो h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की बात की जा रही है, नो हाइपोटेनियस नहीं, हाइपोटेनियस ज्ञात नहीं करना हमें तो परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, अर्थात हाइट ज्ञात करनी है। तो हाइपोटेनियस है ये, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे a, ये हाइपोटेनियस ही तो है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये हो गया a²। इसका परपेंडिकुलर अर्थात इसको मैंने h मान लिया तो ये h मान लेता हूँ, अर्थात हाइट है। बेस कितना हो गया b/2, तो प्लस के b/2 का स्क्वायर। अब मुझे h ज्ञात करना है, h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² माइनस b²/4। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 नहीं, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस b²/4, ये हो गया h का स्क्वायर। अब मुझे h ज्ञात करना है तो h क्या हो जाएगा, h बिल्कुल नॉर्मल है, ये हो जाएगा रूट में 4a² माइनस b²/2, ये h हो गया। अब इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ, तो क्या है 1/2, आधार क्या है, आधार b है मेरा, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आधार हो गया। h क्या है, h है रूट में 4a² माइनस b²/2, तो कितना हो गया 1/4 b रूट में 4a² माइनस b²। ये क्या हो गया, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए फॉर्मूला अगर जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या देखा था, √3/4 a², वहीं पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 b रूट 4a² माइनस b²। अब यहाँ पे a और b बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो a और b आए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे ये जो है वो जो समान भुजाएं हैं, समान भुजाओं में से समान भुजाओं की लंबाई लिख देते हैं, या फिर समान भुजाओं की लंबाई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ए और बी में। और जो बी है वो क्या है, जो असमान लंबाई है जिसकी, अर्थात दोनों से अलग है, असमान लंबाई वाली भुजा। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो याद करना है ए और बी क्या होता है। फॉर्मूला मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है कि फॉर्मूला क्या है, b/4 रूट 4a² माइनस b², लेकिन ए और बी क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ए क्या है, ए इक्वल साइड है, उनमें से लेंथ होगी किसी भी की लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। और बी क्या है, जो अलग है दोनों से, तीसरी भुजा अलग होगी ना समद्विबाहु में, वो बी है।
तो ये चीज़ आप समझ गए। ए और बी क्या होता है ये मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया है। अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किस तरीके से डील होता है। क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो बिल्कुल बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया इस तरीके से, ये एक त्रिभुज है, ये समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका कर्ण दे रखा है, अर्थात ए बी सी कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण ए सी होगा। ये कर्ण, ये कर्ण क्या दे रखा है, ये दे रखा है 16√2 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये देखो ट्रायंगल उस तरीके से बना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भुजा ए बी और बी सी बराबर हैं। क्यों है बराबर, क्योंकि बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक भुजा अगर मेरे को कर्ण दे रखी है तो दो बची कुछ भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। क्यों होंगी बराबर, आप कह सकते थे कि कर्ण किसी भी एक भुजा के बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। तो इसलिए हाइपोटेनियस तो ज़्यादा होगा अर्थात अलग होगा, हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस की जो लेंथ है वो बराबर हो। तो इस प्रकार से देखते हैं। अब देखो क्या है, ये चीज़ मैंने लिख दी। अब एक हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16 गुना 16 इंटू 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 16 इंटू 16 इंटू 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की हो जाएगी 16। ठीक, अब एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे। एक्स मैंने पता लग गया, एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे 1/2 क्योंकि ये एरिया है, 1/2 आधार क्या है, आधार यहाँ पे x है और ऊंचाई क्या है, क्योंकि आधार यहाँ पे x है ना, ये x माना है, ये भी मैंने x माना है, ऊंचाई भी क्या है x है। अब यहाँ पे x मुझे पता होना चाहिए, x का मुझे पता लग गया कितना है 16, तो 1/2 16 इंटू 16, तो 2 से कट जाएगा 8 बार और 16 इंटू हो जाएगा 128, तो 128 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें इस तरीके से डील करना है। क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लग रहा था, लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं आता कि क्या होता है किस तरीके से होता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ कर्ण दे रखा है, कर्ण की वैल्यू दे रखी है हाइपोटेनियस की, और फिर पूछ रहा है आपसे कि एरिया क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब चूंकि कर्ण दे रखा है और समकोण समद्विबाहु है, तो दो जो भुजाएं होंगी वो बची कुछ बराबर होंगी, तो ये दोनों बराबर होंगी, अर्थात एक्स एक्स मान ली मैंने। अब यहाँ से ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के, तो बस वो लगाया, वहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू याद कर ली। अब एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या है एक्स, ऊंचाई क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू मुझे पता ही है 16, तो वहाँ से 128 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, एरिया आ गया किसका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। तो 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो 6 क्वेश्चन है, इजी है, इजी फॉर्म में देखेंगे बिल्कुल। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब 126 सेंटीमीटर है, उसके कर्ण व आधार की लंबाई का अंतर 42 है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज। तो चलो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूं। तो देखो ये मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी और सी, समकोण अर्थात ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, लंब 126 है, तो लंब मैंने ये रहा 126। आगे क्या बोल रहा है, इसके कर्ण और आधार की लंबाई का अंतर, तो मैंने कर्ण मान लिया इसका ये ए और आधार मान लिया मैंने इसका बी।
तो बस इसी चीज़ को लिख देता हूँ। इनका अंतर क्या लिख रहा है, अंतर दे रखा है अंतर 42, तो कर्ण माइनस आधार बराबर दे रखा है 42। तो इसको मैं a माइनस भी लिख सकता हूँ, तो a माइनस भी कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। ठीक, अब एक चीज यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या कि कर्ण a है और आधार b है, और मुझे दे रखी है लंबाई, अर्थात ये हो गया इसका लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। अब एक बेसिक फॉर्मूला आपको आता ही है क्या, कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के एडिशन के। अब यहाँ पे कर्ण मुझे पता नहीं है तो मैंने a मान लिया, तो a स्क्वायर, लंब 126 का स्क्वायर तो 126 इंटू 126, प्लस आधार कितना है, आधार b है तो b का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 126 इंटू 126। तो ये हो गई पहला वाला फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली मैंने। अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है 126 इंटू 126। अब यहाँ को त्रिभुज जो फॉर्मूला मतलब मैंने इक्वेशन नंबर 1 है, वहाँ पे a माइनस बी 42 दे रखा है, तो a माइनस बी की जगह मैं लिख दूंगा 42 बराबर 126 इंटू 126। तो इससे कट जाएगा 3 बार, तो ये a प्लस बी लिख देता हूँ इसकी जगह, तो यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, इससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 378 आ जाएगा, 26 से आगे 78। अब मुझे क्या ज्ञात क्या करना है वो देखें पहले। कर्ण की लंबाई याद करनी है, अर्थात मुझे a की वैल्यू निकालनी है कैसे भी, और मेरे पास a प्लस बी भी है और a माइनस बी और a प्लस बी दोनों दिए हुए हैं, तो यहाँ से मैं आराम से कर्ण की वैल्यू याद कर सकता हूँ। तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो 1/3 से बिल्कुल कर सकता हूँ, क्या होगा, दोनों को जोड़ दूँ, दोनों को जोड़ दूंगा तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2a बराबर 348 प्लस 42 420। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 सेंटीमीटर। और a क्या माना था मैंने, कर्ण माना था, इसी के बारे में बात की थी। तो कर्ण की लंबाई a है, तो वो कितनी आ गई 210 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से निकाली है मैंने, देखो 210 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन मिलेंगे इनको हमें इस प्रकार से डील करना पड़ेगा। तो सारे ट्रायंगल के मैंने एक बार वापस से बता देता हूँ मैं आपको, क्या क्या अब तक हमने पढ़ा है इसकी चीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो एक बार नॉर्मल तरीके से मैं सारी चीज़ बताता हूँ, अब तक जो पढ़ा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आगे की चीज़ें आपकी समझ में आ जाएँ। मैंने कुछ चीज़ें अब तक पढ़ी थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। अब वहीं पे बात की जाए, इससे क्या राइट एंगल ट्रायंगल कब निकल जाता है, अगर समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो उसके लिए हो जाता है √3/4 a स्क्वायर होता है। और वहीं पे समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो 1/4 अर्थात b/2 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया समद्विबाहु का, समद्विबाहु का। और ये हो गया समबाहु का √3/4a स्क्वायर। तो समबाहु समद्विबाहु दोनों का हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पता होना चाहिए, वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस ये 3-4 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद सारे क्वेश्चन हमने इसी फॉर्म पे सॉल्व किए हैं और इसी तरीके से हो भी जाएंगे सारे के सारे। यही चीज़ मैंने अब तक पढ़ी थी। पैरामीटर आपको पता ही है क्या है, जितनी भुजाएं दे रखी हैं उनको सबको जोड़ देंगे, वो उसका पैरामीटर हो जाएगा। यही चीज़ें पढ़ी हैं, एक बार वापस से देख लेते हैं। देखो किस किस तरीके से क्या क्या पढ़ा था। तो देखो इसमें हमने सिर्फ यही पढ़ा था, ये होता है समद्विबाहु। समबाहु की बात की जाए √3/4a स्क्वायर होता है वहीं पे और ये हाँ एक हीरोज का फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और एक पढ़ा था हमने इसके अलावा हीरोज के फॉर्मूले के अलावा, ये देखो भुजा वाला, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए आधार इंटू ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई। अगर अंदर कोई भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बड़े से बड़ा वर्ग बना रहा है तो उसके क्षेत्रफल के लिए, ठीक। और एक हमने इसके अलावा ये चीज़ और पढ़ी थी, वो क्या है, हाँ, कि अगर मिड पॉइंट से कोई भी ट्रायंगल बनाया जा रहा है तो उसका जो एरिया होगा वो मूल त्रिभुज के एरिया का 1/4 होगा। और एक हमने ये ट्रायंगल ये एंगल वाला पढ़ा था कि 1/2
2ab sin थीटा, और यहाँ पे a और b क्या है, जिससे भुजाओं से थीटा बन रहा है अर्थात एंगल बन रहा है, वो a और b है। तो यहाँ तक आपको त्रिभुज के बारे में बेसिक एरिया और पैरामीटर की सारी समझ आ गई होगी। अब इसी के अंदर हम त्रिभुज के अंदर और क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे आगे एक लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, तो त्रिभुज में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो 3-4 बिंदु होंगे जो आपने पढ़े होंगे। एक होता है केंद्रक, नाम सुना होगा आपने इन सबका। एक होता है परिकेंद्र, इसके बाद होता है लंब केंद्र, एक होता है बाह्य केंद्र, और एक होता है अंत्य केंद्र। तो एक्चुअली ये बच्चे जब इनको पहली बार पढ़ते हैं तो इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र और बाह्य केंद्र या अंत्य केंद्र एक्चुअल में है क्या। और जब इनको पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद प्रॉब्लम आती है कि इनमें मिक्स कर देते हैं बच्चे कि अंत्य केंद्र बनेगा या ऐसे परिकेंद्र बनेगा। जो कंसेप्ट आपको दिया होता है कि लंब केंद्र के कंसेप्ट को वो परिकेंद्र में लगा देते हैं और परिकेंद्र कंसेप्ट को वो केंद्रक में लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डीपली बताऊंगा, एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। केंद्रक होता क्या है, केंद्रक कैसे बनता है, और फिर परिकेंद्र से आगे जब मैं बताऊंगा परिकेंद्र तो मैं तुलना भी करूंगा कि केंद्रक में और परिकेंद्र में एक्चुअली अंतर क्या था, जिससे आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसी के साथ इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, कुछ विशेषता होंगी, उनको हम देखेंगे एक एक करके, ताकि हम और डीपली अंडरस्टैंड कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। एक तरीके से लर्निंग प्रोसेस है, उसको हम बड़ी सहजता से समझें। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आई कहीं से भी उठा के यहाँ रख दी, ऐसा नहीं, कि एक सिस्टम में चले हर एक चीज़, एक रिदम बने। उस रिदम के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे तो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे या जो भी चीज़ें हम सीखेंगे वो लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में बने रहेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, तो मैंने केंद्रक की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि त्रिभुज की माध्यिकाओं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का मिलान बिंदु या मिलान जो पॉइंट है वो केंद्रक कहलाता है। अब बात आई माध्यिका क्या होता है, तो देखो माध्यिका मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। माध्यिका है भुजाओं का समद्विभाजक। जैसे यहाँ से ये शीर्ष है, यहाँ आपको पता है ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, ए है, ये शीर्ष है सारे के सारे। जैसे ए से उसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या है, बी सी सामने वाली भुजा है, तो हम लिख देता हूँ ए से सामने वाली भुजा क्या है, बी सी सामने वाली भुजा है। तो बी सी सामने वाली भुजा को मैंने समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित करने का मतलब समझे, मतलब दो बराबर भागों में समद्विभाजित करने का मतलब होता है बराबर भागों में बांट दिया, बराबर भागों में बांट दिया, जैसे 1:1। तो ये शीर्ष था, शीर्ष से सामने वाली भुजा को मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया। इसी तरीके से बी से सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा हो गई ए और सी, तो ए सी को मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया। फिर उसके बाद सी शीर्ष लिया, उसके सामने वाली भुजा है ए बी, तो ए बी को मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ये होती है माध्यिका। अब ये अलग अलग माध्यिका होगी, जैसे कैसे, ये हो गई मेरी बी डी माध्यिका, एक हो गई सी ई माध्यिका, और एक हो गई ए एफ माध्यिका। तो इस तरीके से सारी की सारी मेरी माध्यिका हो गई। अब आपको समझ में आ गया केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक कुछ नहीं होता, केंद्रक वो बिंदु होता है तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का मिलन बिंदु होता है। और माध्यिका क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा को दो समांतर भागों में, दो समान भागों में बांटने वाली। जैसे ए से बी सी है, सामने वाली भुजा एक है, तो उसको 1:1 अर्थात दो समान भागों में मैंने बांट दिया है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिखाए देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, देखो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये लिखा हुआ है कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कैसे, देखो जैसे मैंने मान लिया ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज ले लिया मैंने, ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में मैंने मान लिया कि कोई एक माध्यिका मैंने, जैसे ए बी सी त्रिभुज है, इसके लिए मैंने एक माध्यिका बना दी ए डी, ए डी माध्यिका है। तो त्रिभुज को दो बराबर भागों में कैसे बांटेगी, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो पार्ट ए का एरिया पार्ट दो के एरिया के बराबर होगा, तो इसलिए कह सकते हैं कोई माध्यिका हो सकती है। चलो ए डी माध्यिका ले ली, दूसरी माध्यिका ले लेता हूँ। जैसे इसमें मैंने ले ली, ये त्रिभुज है, इसमें मैंने ये माध्यिका ले ली, तो ए बी सी, यहाँ पे डी लिख सकता हूँ।
तो एक त्रिभुज और दो त्रिभुज का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। तो इससे आप क्या समझे कि कोई भी माध्यिका हो, किसी भी बिंदु से, किसी भी सीध से सामने वाली भुजा को दो समान भागों में विभाजित करती हो, अर्थात वो माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, लर्न वाली चीज़ें। इसके अलावा अगला क्या है, देखो इसी चीज़ को मैंने प्रूव किया है। कैसे प्रूव किया, देखो एक अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम कि केंद्रक। अब ये जो बिंदु है कहाँ, जो मैंने बताया ना केंद्रक क्या होगा, तो ये जो बिंदु है जी बिंदु, अर्थात देखो माध्यिका कौन कौन सी हो गई, इसकी माध्यिका हो गई ई, और ई से बन रहा है ई सी, और हो गई बी डी और ए एफ। ये क्या हो गई, ये सारी हैं इसकी माध्यिका, ये माध्यिका है इसकी। और माध्यिकाओं का मिलान बिंदु क्या है, मिलान बिंदु क्या है, मिलान बिंदु या पॉइंट लिख सकते हैं। तो मिलान बिंदु क्या है, जी है। तो जी जो है वो है सेंट्रॉइड, अर्थात इसका केंद्रक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। कैसे, ये केंद्रक है, अब इस केंद्रक से सामने वाले शीर्ष को मिला दो, जितने भी सामने शीर्ष हैं उनको। तो ये जो बन रहा है कौन कौन से, 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला, इन तीनों ही त्रिभुज का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, त्रिभुज ए बी जी बराबर त्रिभुज ए सी जी बराबर त्रिभुज बी जी सी। तो तीनों ही त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। तो पहले कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है एरिया वाइज, और केंद्रक 3 बराबर भागों में बांटता है। अब आगे क्या है कि तीनों माध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती हैं। यहाँ पे देखा था ना हमने, 2 बराबर भागों में कौन सी बांटेगी, एक माध्यिका। अब बताओ 2 हो जाएंगी तो 4 में बांट देंगे, और 3 माध्यिका हो जाएंगी तो 6 में बांट देंगे। तो यही चीज मैंने इसमें लिख दिया, क्या कि त्रिभुज माध्यिका को, मतलब तीनों माध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से 6 भाग हो गए, लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6। तो इन जितने भी 6 त्रिभुज हैं इनका सबका एरिया इक्वल होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई एरिया वाइज। ये देखो, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आगे काम देगा, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। ऊपर वाले कंसेप्ट है वो तो आप वैसे भी लगा सकते हो, कोई नहीं भी पढ़ रहा है तो एक बार चित्र को देख के पता लग सकता है, डायग्राम जो बनेगा उसको देख के। लेकिन ये डायग्राम देख के नहीं पता लगता, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। कैसे, माध्यिका होगी मेरी ए डी, जैसे ए और डी है, ये है मेरी माध्यिका। तो ए डी हो गई मेरी माध्यिका। तो मैंने क्या कहा, केंद्रक, केंद्रक क्या है, जी। तो जी जो है वो ए डी को 2:1 में डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि ए जी बराबर होगा 2GD। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, AG/GD = 2:1। तो हो गया ना, देखो ये वाला जो पोर्शन ऊपर वाला ये तो हो गया 2, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये हो गया 1। तो क्या समझिए आप कि शीर्ष से जो बिंदु आता है, शीर्ष से जो रेखा आती है और जो सेंट्रोइड अर्थात केंद्रक तक मिलती है, तो उसकी जो हाइट है वो मान के चलो 2 है। तो नीचे सेंट्रोइड से और नीचे वाली भुजा जो समद्विभाजक कर रही है 1:1 में बांट रही है, इसकी जो हाइट होगी वो 1 होगी। तो इस चीज को आप याद रखें बिल्कुल कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो ये सारे पॉइंट थे। अभी इसके आगे हम कुछ और चीज देखते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, एक बार वापस से बता देता हूँ। देखो माध्यिका का आपको पता होना चाहिए 2 बराबर भागों में बांटेगी, केंद्रक 3 बराबर भागों में बांटेगा, और तीनों माध्यिकाएं 6 बराबर भागों में बांटेंगी, और केंद्रक अर्थात सेंट्रोइड माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अध्ययन के इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो जो चीजें हमने अभी पढ़ी थी ना, या 2:1 वाली, ये इसमें आगे काम आएगी। क्या है, देखो मैंने बोल दिया कि कोई त्रिभुज है ABC, और मैंने उसकी माध्यिका भी ले ली। माध्यिका क्या क्या ले ली मैंने, माध्यिका ले ली, ये लिख देता हूं मैं, इसमें दे रखा है त्रिभुज ABC, ठीक है। और इसकी मीडियम है, मीडियम कौन कौन सी है, मीडियम है BE, CF और AD। ये क्या है, इसकी मीडियम। अब इनसे हम बेसिक प्रॉपर्टी, मैंने क्या बताया था आपको, जो शुरू में बताया था वो बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको यूज करूंगा यहाँ पे, और तीनों ही इक्वेशन बन जाएंगे। क्या क्या बताई थी मैंने बेसिक प्रॉपर्टी, कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल, तीसरी भुजा से मैंने लिखा है
त्रिभुज की दो साइड का जो एडिशन है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो देखो मैंने लिखा है बी जी प्लस जी सी, तो बी जी कहाँ हो गया, देखो ये हो गया बी जी, ठीक है, और जी सी क्या हो गया, ये हो गया जी सी। तो कहने का मतलब हो गया ये जो मैंने लिया है, ये लिया है मैंने त्रिभुज जी बी सी में। तो दो भुजा हो गई कौन कौन सी, बी जी और जी सी, इनका जो एडिशन है बची कुछ तीसरी भुजा कौन सी है, तीसरी भुजा ये रही मेरे पास, कौन सी, बी सी। तो बी सी से अधिक होगा। वहीं पर आगे मैंने कौन सा लिया है, ए जी, तो ए जी कहाँ पे है, ये हो गया ए जी ऊपर वाला, और बी जी, ए जी हो गया और बी जी हो गया, बचा कौन सा, ए बी, तो ए बी से अधिक होगी। तो ये मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये ले लिया ट्रायंगल ए बी जी। तो ट्रायंगल ए बी जी की बात हो गई। अब तीसरे वाले ट्रायंगल का देख लेते हैं। तीसरा वाला ट्रायंगल कौन सा मैंने लिया है, ए जी और जी सी। तो ए जी क्या हो गया, ये ए जी हो गया है और ये जी सी हो गया। तो ये हो गया ट्रायंगल ए जी और सी, ठीक है, या ए सी जी बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए सी जी या ए जी सी दोनों में से लिख सकते हैं। तो ये तीनों मैंने ट्रायंगल लिए और इनसे मैंने बता दिया कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक है। अब इसी चीज को मैं देखो किस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो देखो आपको पता लगेगा बी जी यहाँ पे भी है और बी जी यहाँ पे भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि बी जी दो बार आ रहा है, तो देखो बी जी लिख दिया। अब आगे देखेंगे ए जी, तो ए जी यहाँ पे भी है और ए जी यहाँ पे भी है, तो ए जी भी दो बार आ रहा है। फिर बता जी सी, तो जी सी यहाँ पे भी है और जी सी यहाँ पे भी है, तो जी सी भी दो बार आ रहा है। तो इसलिए दो ले लिया मैंने कॉमन और आगे वही लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। अब इन्हीं चीज को मैं दो अनुपात एक वाला जो भी बताया था ना, इसका मैं यूज करूंगा आगे। देखो ए जी लिखा हुआ है, ए जी क्या है, ये रही ए जी। अब ये बताओ ए जी को क्या मैं नहीं लिख सकता 2/3 ए डी, मतलब ये पूरी वाली भुजा का दूसरा वाला पार्ट ही तो है, 2:1 ही तो है। तो पूरी भुजा को क्या लिख सकता हूं मैं, ए जी को लिख सकता हूं 2/3 ए डी, क्योंकि 2:1 होता है। उसी प्रकार से बी जी को लिख सकता हूं 2/3 बी ई, और उसके बाद में सी जी को लिख सकता हूं 2/3 सी एफ। तो इसी चीज को मैंने आगे लिख दिया। देखो ए जी को लिख दिया 2/3 ए डी, बी जी को लिख दिया 2/3 बी ई, और सी जी को लिख दिया मैंने, या जी सी को लिख दिया मैंने 2/3 सी एफ। अब देखो दो ऑलरेडी बाहर है और दो इसमें सब में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो दो वापस से मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 4, और 3 भी कॉमन आ गया, तो 4/3 आ गया। अंदर क्या लिख दिया, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन, ऑलरेडी ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है पहले से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या है, ये साइड है इसकी। और अगर हम देखेंगे ए डी बी ई और सी एफ ये क्या है, ये मीडियम है अर्थात माध्यिका। तो अब इसी चीज को मैंने लिखा है क्या, कि माध्यिका। अब देखो 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे उधर जाएगा, यहाँ पे 3 का है नीचे, दूसरी साइड में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 में ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। तो ये सारी क्या हो गई, ये हो गई इसकी माध्यिका। तो माध्यिकाओं के एडिशन का 4 गुना अधिक होता है त्रिभुज के जो साइड हैं, ये क्या है साइड, सारी की सारी साइड के एडिशन के 3 गुने के। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है, बहुत से बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन ये ज्योमेट्री की बेसिक है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप ज्योमेट्रिक क्वेश्चन कर सकते हैं इनसे। क्या है देखो याद करने का तरीका क्या है, मैंने लिख दिया है बिल्कुल याद करने का तरीका नीचे। फॉर लर्न साइड के साथ 3 लगाना है, क्योंकि देखो आपको पता है साइड कितनी होती है, 3 होती है साइड, तो मैंने साइड के साथ लगा दिया 3, ठीक है। और मीडियम के साथ क्या लगाना है, मीडियम के साथ 4 लगा देना, क्योंकि 4 और 3 दो ही चीज़ें, तो मीडियम के साथ मैंने लगा दिया 4। तो इस तरह आपको समझ में आ गया क्या, कि साइड के साथ लगाना है 3, बचा क्या मीडियम, तो मीडियम के साथ आ जाएगा 4। अब इसी चीज को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता क्या, कि एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल देखो ए बी सी डी इस तरीके से लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है देखो ए बी बी सी सी ए। तो एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल हो गया अर्थात ए बी सी। एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इसकस टू होता है 4/3 एरिया ऑफ फॉर्म बाय मीडियम, मतलब ऐसा ट्रायंगल जो कि मीडियम से बना है उसके 4/3 के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कैसे प्रूफ कहाँ से होगी, तो यहाँ से प्रूफ होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो क्या आप समझ में आया आपका कि अगर मुझे ओरिजिनल एरिया, ऐसा कोई ट्रायंगल दे रखा है जो ओरिजिनल साइड से बना हुआ है, अगर मुझे उसका एरिया पता है तो मैं ये ज्ञात कर सकता हूँ कि कोई ऐसा ट्रायंगल के अंदर इजाद किया जाए जो कि उसकी मीडियम से बना हुआ हो। क्या समझे आप, किससे बना हो, उसकी मीडियम से बना हुआ हो। तो जो उसका एरिया होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया होगा, अर्थात ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया माध्यिकाओं से बने हुए ट्रायंगल के एरिया का 4/3 होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम क्या, कि जो माध्यिकाओं से बने हुए ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ओरिजिनल साइड के बने हुए ट्रायंगल के एरिया का 3/4 होगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो 3/4 हो जाएंगे। देखो इस चीज़ को आप यहाँ तक आपको समझना चाहिए। क्या, इसको आप इतना याद रखें कि एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, भुजाओं से मतलब जो मूल भुजाएं उनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 होता है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन है, इस चीज़ को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। देखो यहाँ से याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, 3 किसके साथ लगाना है, 3 ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ लगाना है। तो ओरिजिनल ट्रायंगल देखो ये रहा, अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 3 आ जाएगा और 4 बचे कुछ मीडियम के साथ बच जाएगा। अब इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसकी माध्यिकाएं 3, 4, 5 हैं। अब आप ये बताओ, उस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है जिसकी माध्यिकाएं 3/4 हैं। अब सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं लिख दूंगा ट्रायंगल का एरिया। कौन से ट्रायंगल का एरिया, तो मैं लिख दूंगा ओरिजिनल का। ये ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया बराबर किसके होगा, 4/3, या फिर इस तरीके से मैं लिख सकता, मैं इसको ये लिख देता हूँ। ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया के साथ क्या लगाता था मैं हमेशा, ये बाद में 4 और 3 बाद में लगाऊंगा। अब लिख देता हूँ ट्रायंगल का एरिया, कौन से का, तो मैं लिख दूंगा बाई मीडियम, मतलब ऐसा ट्रायंगल जो मीडियम से बन के बन रहा है उसका एरिया। अब मुझे लगाना है 4 और 3। अब 4 और 3 कैसे लगाऊंगा मैं, तो देखो क्या बताया था मैंने आपको कि ओरिजिनल के साथ लगाते हैं हम, क्योंकि ओरिजिनल साइड होती है, तो इसके साथ लगा दिया मैंने 3 और बचा कुछ मीडियम के साथ लगा दिया 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ओरिजिनल ट्रायंगल जो होगा उसका जो एरिया होगा वो 4/3 होगा। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, जो कि मीडियम से बन रहा है। अब एक बात बताओ, जब मुझे माध्यिकाएं दे रखी हैं 3, 4, 5, तो इसका मैं एरिया नहीं निकाल सकता क्या। अब 3, 4, 5 से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी क्या, कि ये पाइथागोरस है, पाइथागोरस है। अब पाइथागोरस से मुझे पता लग गया ये मैं एरिया बना सकता हूँ, अर्थात मुझे इसका एरिया निकालना है। तो बिल्कुल बन देंगे। ये देखो ट्रायंगल बनाऊंगा मैं आपको, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा, पाइथागोरस पर राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो 3, 4, 5 दे रखी हैं, तो कर्ण हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा इसका 4 या 3, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 4 मान लिया और आधार 3 आ गया, क्योंकि लंब और आधार में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कर्ण फिक्स है, कर्ण 5 रहेगा। और आधार को, अब इसका एरिया क्या होता है, तो त्रिभुज का एरिया हमने पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार क्या है 3, ऊंचाई क्या है 4, 2 से कट जाएगा तो 6। तो एरिया इसका कितना आया है, मीडियम से बने हुए ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझे ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो देखो 4/3, ये कितना आ गया 6, तो 3 से कट जाएगा 2 बार, 4 2 के 8। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए थी, तभी ये क्वेश्चन हो सकता था। क्या, एक तो ये पता होना चाहिए था आपको कि 4/3 होता है मीडियम से बने हुए ट्रायंगल का एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल से, और एक आपको ये पता होनी चाहिए देखिए 3, 4, 5, क्योंकि ये क्या हो गए, ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में आ गए। तो पाइथागोरस प्रमेय तभी बनेगी, अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वहाँ से कर सकते हैं 5, 3 और 4 को आराम से हो गया। तो इसलिए मैंने पहले मीडियम का निकाला, मीडियम से बने हुए ट्रायंगल का एरिया कितना निकला 6, और मीडियम से बने हुए ट्रायंगल के एरिया का 4/3 कर देंगे, तो 6 का 4/3 किया तो कितना आया 8 आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एरिया था वो कितना निकला 8 वर्ग सेंटीमीटर।
तो ये चीज़ आप समझ गए। केंद्रक वापस से एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ केंद्रक के पूरे का कुछ चीज़ों का क्या होता है। केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक का आपको डायरेक्ट जैसे केंद्रक आए, केंद्रक के साथ आपको याद आनी चाहिए माध्यिका। माध्यिका आप सब लोग जानते हो, अच्छी तरीके से बता दी मैंने। 1:1 में बांटेगा, क्योंकि माध्यिका है तो 1:1 में हो जाएगा। माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटेगी, केंद्रक 3 बराबर भागों में, और तीनों माध्यिकाएं 6 बराबर भागों में। और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको याद होगा ही। इसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई क्या कि साइड के साथ याद करेंगे, तो साइड के साथ क्या लगाएंगे हम, 3 लगाएंगे, और मीडियम के साथ 4 लगा देंगे, तो 3/4 4/3 हो जाएगा। ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अभी आगे देखो, यहाँ तक अपना हो गया केंद्रक। अब आगे देखते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, तो परिकेंद्र में आपको बता देता हूँ। परिकेंद्र होता है सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात परिकेंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। अब परिकेंद्र जैसे ही वर्ड नाम आया तो बच्चे बोलेंगे परिकेंद्र होता क्या है, तो देखो मैंने उसकी डेफिनेशन लिख रखी है। क्या होता है, सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे लंब समद्विभाजक क्या होता है, तो देखो लंब समद्विभाजक क्या होता है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। कि जैसे कोई भी भुजा है, जैसे ये भुजा मैंने मान ली BC एक भुजा है, तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो समद्विभाजक, तो माध्यिका तो क्या होती है, माध्यिका तो केवल समद्विभाजक होती है। लेकिन लंब समद्विभाजक का क्या मतलब हो गया कि इस शीर्ष यानी A से BC पर एक लंब समद्विभाजक डाला गया। लंब समद्विभाजक का मतलब समझे आप, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है ऐसा जो इसको 2 बराबर भागों में बांटे और उसी के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, उसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बने, और समद्विभाजक यानी कि 2 बराबर भागों में बांटे 1:1 में। तो समझ गए आप लंब समद्विभाजक क्या होता है। तो सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक का मिलान बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। ठीक है, सरकम सेंटर होता है। तो परिकेंद्र आप समझ गए होंगे। वापस से रिवीजन बता देता हूं, क्योंकि मैंने पहले बताया था, कंपैरिजन करके बताऊंगा। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है माध्यिकाओं का मिलन बिंदु। और माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है समद्विभाजक। ठीक है, और अब आ गया परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है लंब समद्विभाजक का, लंब समद्विभाजक का मिलान बिंदु। तो यहाँ पे दो चीजें ऐड हो गई, माध्यिका के साथ लंब भी ऐड हो गया। तो ये समझ में आ गई ये चीज कि परिकेंद्र क्या होता है। केंद्र का भी हमने पढ़ा ही था। अब देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है, देखो ये मिलान बिंदु ये हो गया, इसको O ले लेते हैं। तो O क्या है यहाँ पे, ये सरकम सेंटर है, अर्थात परिकेंद्र है। ठीक, और ये सारे एंगल बन रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। इस चीज को आपको पता लग गया है सारी चीजें। परिकेंद्र सभी शीर्षों से दूरियां समान होती हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि जो ये O बिंदु है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये सारी की सारी समान होंगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि परिकेंद्र से सभी, सॉरी शीर्षों की बात की जा रही है, भुजाओं की बात नहीं की जा रही है। भुजाओं की बात तो आगे आएगी किसी में, इसको नहीं देखेंगे, वापस से कट कर देते हैं इसको। ये देखो ये नहीं है। इसका क्या मतलब है कि परिकेंद्र से सभी शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे परिकेंद्र कौन सा है, ये परिकेंद्र मान लिया मैंने O, या इसी चित्र में बता देता हूँ O। तो सभी शीर्षों की दूरियां कौन कौन सी बराबर रहेंगी, तो शीर्ष कौन सा है, A से ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो समझे, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि परिकेंद्र से सभी शीर्षों की दूरियां समान होती हैं। तो ये चीज आप समझ गए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, परिकेंद्र से सभी शीर्षों की दूरियां समान होंगी। शीर्ष क्या होंगे, ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी भी शीर्ष है। और परिकेंद्र क्या हो गया, O परिकेंद्र है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, एक आता है परिव्रत। अब आप बोलेंगे परि, जैसे ही आया परिकेंद्र तो परिकेंद्र से बनेगा परिव्रत। तो परिव्रत क्या होता है कि जो इसका मिलान बिंदु होता है, अर्थात परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया जाता है जो कि त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज के शीर्षों को छुए। जैसे ये A शीर्ष था, ये B था और ये C था। तो ये जो वृत्त बन गया इसको बोलेंगे परिव्रत। तो आगे क्या है कि परिव्रत
की त्रिज्या क्या होती है, अर्थात जो ये आर है ये आर क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, तो ओ सी क्या होगी, यही तो त्रिज्या हो जाएगी। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो होती है ए बी सी अपॉन 4 डेल। तो ए बी सी क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी सी सैड है, जैसे ये ए बी हो गई, ये बी सी हो गई, सी डी हो गई। और डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्रेंगल है। एरिया ऑफ ट्रेंगल आप निकल गए, अगर सैड हमारे पास है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल निकल सकता है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो ये होती है परिवृत्त की त्रिज्या, जो आपको याद होनी ही चाहिए। या फिर मान के चलो हमें सैड सारी की सारी सैड नहीं दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला, अदर फॉर्मूला ये होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। परिवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से रखेंगे, क्योंकि परि यानी बाहर की ओर जा रही है तो ज़्यादा बड़ी होगी। तो ए यानी कि भुजा अपॉन 2 साइन ए। अब साइन ए क्या होगा यहाँ पे, तो ए से मतलब यहाँ से जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे साइन ए। और वहीं पे ए की बात की जाएगी, ए क्या है, तो एंगल ए के जो सामने वाली भुजा होगी, अर्थात बी सी की जो लंबाई होगी वो होगी ए। इसी तरीके से अगर बी की बात की जाए तो बी क्या होगी, तो बी के साथ जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे साइन बी। और वहीं देखेंगे कि स्मॉल बी क्या है, तो जो ये एंगल है कैपिटल बी, इसके सामने वाली जो भुजा है उसको बोलेंगे स्मॉल बी, भुजा की लंबाई को। ठीक, तो इस प्रकार से हम याद करेंगे ए अपॉन 2 साइन ए, बी अपॉन 2 साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन 2 साइन सी। यहाँ पे जो ये कैपिटल ए बी सी है, ध्यान रखें, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, अर्थात शीर्ष ए पे शीर्ष बी पे शीर्ष सी से जो कौन बन रहा है उनको ए बी सी से। और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, ये लेंथ है साइड की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता लगे कि इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है वो मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगा दिया है। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो ए बी सी अपॉन 4 डेल, और डेल और ए बी सी मैंने बता दिया क्या क्या है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे ज़्यादातर के एग्जाम में ये देखने को मिलती है। ये देखो, इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे क्या, कि जो एंगल बी ओ सी है, अर्थात ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, ये जो एंगल होता है ये एंगल ए का दुगना होता है। ये रहा, कैसे होता है आप बोलेंगे, आपने लिख दिया, लेकिन अब माने कैसे कैसे होता है, तो देखो इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। क्या, मैंने मान लिया, मान के चला ये जो कोण है ये मेरा अल्फा कोण है। ठीक है, तो आप कहेंगे पूरा ए, तो बचा कितना बचना जाएगा, ये ए माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज मैंने आपको बताई थी क्या, कि शीर्षों से दूरियां बराबर होती हैं, किसकी, परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र क्या है, ये ओ, तो शीर्षों से दूरियां बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ये अल्फा है तो इसका मतलब सामने ये भी अल्फा होगा। ठीक, अब ये अल्फा हो चुका है, अब पूरा बीटा था तो बचा कुचा कितना बच जाएगा, तो बी माइनस अल्फा बच जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ही बराबर होगी। ठीक, या फिर कह सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको ही मान लेता हूँ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए माइनस अल्फा बच जाएगा। अब बचा कितना, ये वाला कौन, ये पूरा सी था, तो इसमें सी में से घटा देंगे, तो सी माइनस ए, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा। सारे के सारे एंगल हो गए। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, कैसे, मैं बात करता हूं त्रिभुज बी ओ सी में। ठीक है, त्रिभुज बी ओ सी की बात कर ली, तो त्रिभुज बी ओ सी की बात कर सकता हूं मैं। तो ये जो एंगल है, इस वाले एंगल को मुझे ज्ञात करना है कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, पूरा जो एंगल है, पूरे ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180, अर्थात 180 डिग्री। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे रखा है। पूछना क्या है, सिर्फ ये पूछना है। और मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, कि ट्रायंगल बी ओ सी प्लस, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ओ बी सी प्लस ओ सी बी, इसका टू कितना होगा 180 डिग्री। अब कुछ चीज़ें मुझे पता है क्या,
कि ओ बी सी मुझे पता है, तो ओ बी सी पता है मुझे, और ओ सी बी पता है, ओ बी सी दोनों पता है, ओ बी सी और ओ सी बी। तो ओ बी सी क्या है यहाँ पे, ओ बी सी है बी माइनस अल्फा, और ओ सी बी क्या है, सी माइनस ए प्लस अल्फा। ठीक है, अब मुझे याद क्या करना है, ओ बी सी तो ट्रायंगल बी ओ सी याद करना है, ट्रायंगल बी ओ सी क्या होगा 180 डिग्री माइनस बी, और चूंकि माइनस करेंगे तो ये प्लस अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो सी, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा। ये चीज़ आ गई आपकी समझ में, बिल्कुल सिंपल पक्षांतरण क्या है। अब इस चीज़ को आगे देखो किस तरीके से देखते हैं। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री लिख सकता हूँ माइनस बी माइनस सी, इसको मैंने कोष्टक में ले लिया और प्लस का ए यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि 180 डिग्री में से अगर मैं एंगल बी को और एंगल सी को घटा देता हूँ तो एंगल क्या बचता है, आप कहेंगे एंगल ए बचेगा। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए लिख सकता हूँ, और ये भी एंगल ए, तो कितना हो गया 2 एंगल ए। तो यही चीज़ तो मैं प्रूव कर रहा था, किसके बराबर होगी, एंगल बी ओ सी के। तो यही चीज़ तो मैंने ऊपर प्रूव की थी कि एंगल बी ओ सी क्या होता है, एंगल ए का दोगुना होता है। ये चीज़ आप समझ गए। अब इसी को हम 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कि मैंने लिखा था एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू दोगुना होगा एंगल ए के, मतलब इसके जो अपोजिट, जैसे ये वाला है तो इसके ऊपर कौन सा दे रखा है, ए, इसके दोगुना हो जाएगा। अब मान के चलो मेरे से पूछा जाए कि ये क्या होगा, ये पूछे तो ये इसका दोगुना हो जाएगा, अर्थात बीटा का दोगुना हो जाएगा। अब मुझसे पूछे ये क्या होगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल सी का दोगुना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगर बात की जाए परिकेंद्र की, तो परिकेंद्र में क्या होता है, परिकेंद्र में जो एंगल पूछा जाता है वो ऊपर वाले एंगल का दुगना होता है, अर्थात उसके अपोजिट एंगल का दुगना होता है। तो एंगल बी ओ सी कितना होगा, एंगल ए का दुगना होगा, अपोजिट एंगल क्या है ए, तो इसका दुगना हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद हो गई। एक परिकेंद्र की त्रिज्या आती है, त्रिज्या भी आपको याद हो गई। त्रिज्या क्या होती है, ए बी सी अपॉन 4 डेल, और डेल क्या है, डेल यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है। परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, उसका यूज मैंने अभी किया है इसको प्रूव करने के लिए। तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे इजीली, बिल्कुल आसान वे में समझाया गया है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप ठीक ढंग से समझ पाए। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है ध्यान से देखेंगे। आप कहेंगे कि ये तो परिकेंद्र लग ही नहीं रहा है क्योंकि एक भुजा इसकी यहाँ पे आ रही है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से एंगल ड्रॉ किया गया है। किस तरीके से, ये मैं आपको बताता हूं कि इसमें बोल रहा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। तो ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू 24 डिग्री है, तो पी क्यू देख लेते हैं 24 डिग्री नहीं, 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा देता हूं। पी आर 12 है, तो पी आर 12 अर्थात ये 12 हो गया। पी एस 8 है, तो पी एस 8 हो गया। ठीक है, पी टी इसका व्यास है, पी टी ये इसका व्यास है। ठीक है, तो कहीं इसका यहाँ ये कोई व्यास है दे रखा है, तो ये इसका कोई रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसका व्यास है पी टी। अब देखो क्या है, किस तरीके से चीज़ों को समझेंगे हम। पूछा क्या है हमसे, इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आपको भी त्रिज्या मैंने बताई थी, त्रिज्या क्या होती थी पहले देखो, पहले तो ये चीज़ ज्ञात करें। तो त्रिज्या का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए बी सी अपॉन 4 डेल, और डेल क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल था। अब मेरे पास देखो ए मेरे पास है, बी मेरे पास है, लेकिन सी मेरे पास नहीं है। और वहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे सी का पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सी निकालूंगा। नॉर्मल स्टूडेंट तो यही सोचेगा ना कि सबसे पहले मैं इसकी सी निकालूं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन देने का ये कोई इंपॉर्टेंट मैंने लगा रखा है, तो इसका देने का कंसेप्ट क्या था, मैंने आपको क्यों दिया, तो उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा।
यहाँ पे अगर मुझे सी पता भी नहीं है फिर भी मैं आराम से बिना सी के भी तो लिख देता हूँ विदाउट नो वैल्यू ऑफ सी मैं कैलकुलेट करूँगा और निकाल के बताऊँगा आपको। तो देखो मैंने आर लिखा, ए की वैल्यू कितनी थी 24, बी की वैल्यू कितनी थी 12, सी की वैल्यू अर्थात सी यही तो थी, यही तो है सी अर्थात क्यू आर, तो मैंने क्यू आर की जगह क्यू आर लिख दिया सी की जगह, ठीक है, बटे 4 गुना, अब डेल, डेल क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार क्या है तो देखो इसको मैं आधार मान लूंगा अर्थात क्यू आर आधार मान लिया, ऊंचाई क्या है तो ये ऊंचाई हो गई अर्थात जो 8 है वो ऊंचाई होगी तो ये 8 ले ली। अब इजीली मैं इस चीज को आराम से सॉल्व कर सकता हूं, कैसे देखो, देखो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सी को क्यू आर माना था, सी को ही तो मैंने क्यू आर माना था, देखो ये लिखा था सी को क्यू आर, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया तो सी की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो 2 से कट गया ये 4 2 बार और 2 से फिर कट गया ये 12 बार और 4 से कट जाएगा ये 2 बार और 4 से कट जाएगा ये 3 बार और 2 से कट जाएगा ये 6 बार, तो 6 तिया 18, तो इसका मतलब जो परिकेंद्र की त्रिज्या हो गई वो कितनी आ गई 18। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को फॉर्मूले को देखेंगे पूरी तरीके से तो बात करेंगे कि यहाँ पे तो सी दे ही नहीं रखा और बिना सी के हम कैसे निकालने, क्यों, क्योंकि हमें एंगल भी नहीं दे रखा। अगर दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते, कौन सा दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा है वापस से बता देता हूँ, a/2 sin a यही तो था, लेकिन यहाँ पे भी मुझे एंगल का पता होना चाहिए और एंगल भी मेरे पास नहीं दे रखा तो मैं नहीं निकाल सकता था, तो इसलिए मुझे कौन सा ये वाला फॉर्मूला यूज लेना था। और इस वाले फॉर्मूले के लिए मुझे सी की वैल्यू पता होनी चाहिए थी अर्थात तीनों ही साइड मुझे पता होनी चाहिए थी, जबकि मेरे पास 2 साइड हैं, ये 12 और 24 दे रखी हैं, जबकि जो ये वाली साइड है कौन सी क्यू आर ये मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्यों निकाल दिया, क्यों, क्योंकि एक स्थिति में ये मेरे को इतना मेरा विजन डेवलप करना पड़ेगा आपको कि क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उनको ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को हम देखते ही अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि ये तो होगा ही नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस करने की कोशिश तो करें। मैथमेटिक्स में यही है कि जब तक चीज़ें दूर से देखी जाती हैं तो वो कुछ और लगती हैं, लेकिन जैसे हमारा पेन कॉपी पे चलना स्टार्ट होता है चीज़ें अपने आप अपनी जगह पे सेट बैठना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब चीज़ें अपने आप अपनी स्थितियों पे बैठना सही बैठती हैं तो वो एक सही वे में जाके सेट होने के बाद हमें आंसर भी देने लगती हैं, अर्थात जो हमारे से पूछा गया है उसका हमें आंसर मिलने लगता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन से आपको अपने जीवन में बहुत सारी सीखें मिलती हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसको देख के इतना घबराएं नहीं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या पता हम जो सोच रहे हैं कि ये सॉल्यूशन हो नहीं सकता, इसके बगैर तो ऐसा हो नहीं सकता, क्या पता उस चीज़ की जरूरत ही ना पड़े, क्लैश हो जाए वो दोनों एक दूसरे से चीज़ें। तो इस प्रकार से इस तरीके के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो हमें जीवन में भी कुछ अलग तरीके से करने की विजन देते हैं, कुछ अलग तरीके से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप समझे, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसका यूज होगा, बस और कुछ नहीं है। क्या दे रखा है, ट्रायंगल में ए दे रखा है 8√2 और एंगल ए दे रखा है 45 डिग्री, तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल कर पाएंगे परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात, कैसे, मैंने ट्रायंगल बना दिया, देखो ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी और एंगल ए कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। और मैंने बताया ए क्या होती है, तो एंगल ए के जो सामने वाली भुजा होती है अर्थात बी सी, इसकी जो लेंथ है वो होगी मेरे पास 8√2 जो कि दे रखी है 8√2, ठीक है। तो एंगल ए हो गया और बी सी भी हो गया। अब आराम से मैं परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकता हूं। अगर मुझे एंगल दिया हो और परिवृत्त की त्रिज्या पूछी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा R = A/2 sin A, यही मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी कर पाएंगे इस चीज़ को आप।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 8√2, 2 साइन ए अर्थात साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। आराम से कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया 8, ये हो गया √2/2। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है, √2 होती है, तो √2 हो गई। ठीक है, अब √2 इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व देखो आराम से हो जाएगा। कैसे, 2 से कट जाएगा ये 4 बार और √2 पर पहुंचेगा तो √2 × √2 2 हो जाएगा, तो 4 × √2 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 2 = 8। तो ये r कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर। यही मेरे से पूछा गया था कि इसकी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो दोनों ही चीज़ अब तक आप समझ गए। देखो अब तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा है केंद्रक और परिकेंद्र। ठीक है, दोनों चीज़ हो गई हैं। परिकेंद्र में हमने त्रिज्या देखी है, केंद्र में त्रिज्या देखने की जरूरत ही नहीं थी। बस 2:1 वाला वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, और मीडियम वाला था कि मीडियम के साथ हम 4 लगाएंगे और साइड के साथ 3 लगाएंगे। ये चीज़ें आपको याद भी होंगी। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं अध्ययन के इसी क्रम में। अब देखते हैं हम अंतः केंद्र। अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर। तो इन सेंटर होता क्या है, पहले तो ये जान लें। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजक, अब आपको पता है कौन कौन से होंगे। जैसे एक कोण है तो इसका समद्विभाजक अर्थात 2 बराबर भागों में बांट दिया कोण ए को, तो ये समद्विभाजक होता है, अभी मैंने बता दिया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजक होता है, समद्विभाजकों का मिलान बिंदु अंतः केंद्र होता है, अर्थात आई क्या है, इन सेंटर है। अब आप फिर से कंफ्यूज होंगे क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बताया, तो कंपेरिजन करके बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। केंद्रक क्या बताया था, केंद्रक बताया था मैंने माध्यिकाओं का मध्य बिंदु, माध्यिकाओं का मिलन बिंदु। और माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है भुजाओं का समद्विभाजक। यही तो बताया था, भुजाओं का समद्विभाजक। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ा था अभी हमने, परिकेंद्र पढ़ा था। परिकेंद्र क्या था, परिकेंद्र था लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र क्या हो गया, अंतः केंद्र हो गया तीनों कोणों का समद्विभाजक, तीनों कोणों का समद्विभाजक। ठीक है, तो तीनों चीज मेरे कंप्लीट हो गए। क्या क्या, कि केंद्रक वापस से रिपीट हो गया कि माध्यिकाओं का मिलान बिंदु होता है, परिकेंद्र लंब समद्विभाजक का मिलान बिंदु होता है, और अंतः केंद्र तीनों कोणों के समद्विभाजक का मिलान बिंदु होता है। तो देखो समद्विभाजक अर्थात कौन बराबर होंगे, ये वाला कौन और ये इसके बराबर होगा, वहीं बी भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और सी भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, और इनका समद्विभाजक अर्थात आई इन सेंटर होगा। अंतः केंद्र पता लग गया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, कि अंतः केंद्र से सभी भुजाओं की दूरी समान होती है। अब याद करो, यहाँ पे आप पहले तो इस चीज को समझ लो कि अंतः केंद्र से सभी भुजाओं की दूरी कैसे समान होगी। जैसे यह है अंतः केंद्र, तो भुजाओं से दूरी कौन कौन सी हो गई, तो यहाँ पे देखो भुजाओं से दूरी हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि ये वाला, ये और ये बराबर होगी। अब वहीं पे बात की जाए परिकेंद्र की, मैंने कहा ना कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। तो परिकेंद्र में क्या होता था, शीर्षों से परिकेंद्र की दूरियां समान हुआ करती थी, जबकि अंतः केंद्र में क्या है, सभी भुजाओं से है। और ऊपर लिख देता हूं इसी चीज को मैं कंपैरिजन के तौर पे, कि परिकेंद्र से, परिकेंद्र में क्या होता था, परिकेंद्र में शीर्षों से दूरी समान होती थी। ठीक है, तो कंपैरिजन कर लिया यहाँ पे हमने कि अंतः केंद्र में सभी भुजाओं से दूरी समान होती है और परिकेंद्र में शीर्षों से दूरी समान होती है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे है BIC। तो BI कौन सा हो गया, BIC ये हो गया BIC। तो ये जो एंगल होगा ये होगा 90 + a/2। पहले वाला क्या हुआ करता था, परिकेंद्र में a का दुगना हुआ करता था, जबकि अगर बात की जाए अंतः केंद्र में, तो अंतरी केंद्र में 90 में a का आधा जोड़ देंगे, तो वही होगा BIC। अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ के लिए क्या मैं अलग से कुछ, चलो ऊपर प्रूफ करके यहीं पे कर देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
कैसे देखो, ये जो एंगल है, ये बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये हमें पूछना है। तो इसके लिए मैं क्या नहीं कर सकता कि 180 में से इन दोनों को घटा सकता हूँ क्या, इनको, इसको और इसको घटा दूँ 180 में से। आप कहेंगे बिल्कुल घटा सकते हैं। तो मैं कर सकता हूँ कि एंगल BIC इजकस टू 180 डिग्री माइनस, अब ये क्या होगा, ये होगा एंगल B का आधा, और ये क्या होगा, एंगल C का आधा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं B प्लस C/2। अब B प्लस सी, ये क्या लिखा है B प्लस सी, और B प्लस सी को क्या लिख सकता हूं मैं, B प्लस सी को लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस A, क्योंकि B प्लस सी के पूछूंगा तो 180 में से A को घटा दूंगा तो B प्लस सी बचेगा, डिवाइड बाई 2 है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 90, और चूंकि 180 में तो ये देखो माइनस चल रहा है, ये माइनस करना है ना, 180 में से माइनस करना है, 180 में से ये माइनस करना है। तो इस चीज़ को मैं दोबारा और लिख देता हूँ एक बार, क्या, ये आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ये किस में से माइनस करना था, 180 में से, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस A/2। तो देखो 180 में से 90 जाएगा क्या, 90 डिग्री बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के एंगल A/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया BIC। तो प्रूव करके बता दिया मैंने आपको, क्या प्रूव करके बता दिया कि ये जो वाला एंगल होगा ये इसके अपोजिट एंगल के आधे में 90 जोड़ने पे आ जाएगा। इतना याद करना है आपको सीधी भाषा में। तो देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। क्यों, वापस से एक बार देखो बता देता हूँ। वैसे B/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, 180 में से B/2 ये दोनों हटा दिए मैंने, और B/2 प्लस C/2, तो B प्लस C/2 और B प्लस C की जगह 180 माइनस ये लिख सकता हूँ, और डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा, इसमें से घटाऊंगा तो ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, देखो हटा दिया है मैंने, इसको प्रूव करके बता दिया क्योंकि पहले ही आपको। अब आप कहेंगे कि अंत्य त्रिज्या क्या होता है, तो परित्रिज्या क्या थी, क्योंकि बाहर जा रहा था व्रत, अब अंत्य व्रत क्या होगा, अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो इसलिए ये अंदर चला गया। ठीक, अब यहां पे देखो अंत्य व्रत की त्रिज्या ज्ञात कर रहा हूं, तो अंत्य व्रत की त्रिज्या क्या होती है, अंत्य व्रत की त्रिज्या को मैं लिखूंगा स्मॉल r से, क्योंकि परिव्रत की किससे लिखी थी मैंने, कैपिटल R से, और उसकी क्या थी, R कैपिटल R क्या थी, वापस से बता देता हूं, ABC/4 डेल, और वहीं पे अंत्य व्रत की त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, डेल/S। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल इजकस टू R/S, ये भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए डेल क्या है, तो डेल तो मैंने आपको पहले बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वहीं पे एस इंपॉर्टेंट हो जाता है, एस क्या है, तो ट्रायंगल का अर्ध परिमाप है, उसी को हम बोलेंगे एस। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन लिया है, परिमाप 32 दे रखा है, त्रिज्या 8 दे रखा है, एरिया पूछिए। क्योंकि आपको पता है त्रिज्या बराबर क्या होता है, डेल/S। अब डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मुझे ज्ञात करना है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल इजकस टू हो जाएगा RS। अब R क्या है यहाँ पे, R तो क्या है, R मुझे दे रखा है, R की वैल्यू 3 है। S क्या है यहाँ पे, S क्या है, परिमाप का आधा है, और यहाँ पे परिमाप 32 दे रखा है, इसका आधा करूंगा तो 16 हो जाएगा। तो डेल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 16 × 48 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हम वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करते हैं, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा वाला फॉर्मूला, कि डेल बराबर RS होता है, ये याद कर लो, डेल इजकल टू RS। जो क्षेत्रफल होता है वो अंत्यवृत्त की त्रिज्या और S के मल्टीपल, S क्या है यहाँ पे, त्रिभुज की अर्ध परिमाप है, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये चीज़ यहाँ तक आप समझे हैं। अभी कुछ चीज़ें आगे और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या अब तक आप पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, अब तक मैंने पढ़ा है इन सेंटर भी पढ़ चुका हूँ और सरकम सेंटर भी पढ़ सकता हूँ। इन सेंटर का मतलब क्या है, अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र पढ़ लिया मैंने। सरकम सेंटर का मतलब क्या है, परिकेंद्र। तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र में एक रिलेशन बन सकता है, उस रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, रिलेशन बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो वी नो दैट
आर इक्वल्स टू आर बराबर क्या, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल, और वहीं पे इन सेंटर क्या होता है डेल अपॉन एस। तो आर अपॉन एस क्या लिख सकता हूं, तो देखो मैंने आर की जगह लिख दिया ए बी सी अपॉन 4 डेल, और वहीं पे मैं बात कर रहा हूं स्मॉल आर अर्थात सर्कम सेंटर, तो सर्पर सेंटर को मैं क्या लिख सकता हूं डेल अपॉन एस। अब डेल क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, बस ये चीज मुझे पता होनी चाहिए और आराम से मैं चीजों को सॉल्व कर लूंगा। तो ये चीज मेरे को नॉर्मल है सर, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे आर और आर पता है, तो दोनों को मैं रेशो में लिख दूंगा। अब इसी चीज को देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को करते हैं इसी बेस पे। क्या दे रखा है कि ए रेशो बी रेशो सी क्या दे रखा है 4 रेशो 5 रेशो 7, देन फाइंड द रेशो ऑफ सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। तो सर्कम सेंटर और इन सेंटर का रेशो ज्ञात करना है, तो बिल्कुल कर सकता हूं। ये देखो क्या है, मुझे निकालना है आर अपॉन आर। अब आर की जगह क्या लिख सकता हूं, आर क्या होता है, आर मुझे पता है ए बी सी अपॉन 4 डेल होता है, ठीक। अब वहीं पे इन सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर आप बात करें क्योंकि अपोजिट अपॉन में ही है तो अपॉन में लिख देंगे, तो डेल अपॉन एस लिख देंगे। अब यहाँ पे मुझे रेशो दे रखा है, रेशो कितना दे रखा है 4 रेशो 5 रेशो 7। अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू भी ज्ञात करूं, क्योंकि मुझे रेशो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू जो भी इसका मल्टीपल होगा एक्चुअल वैल्यू ज्ञात करने पे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ए को लिख सकता हूं मैं 4, बी को लिख दिया मैंने 5, सी को लिख दिया 7 अपॉन 4 इंटू, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दे रखा है ए बी सी तीनों दे रखी है मुझे, और यहाँ पे दे रखा है डेल, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं डेल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब अपॉन में क्या है एस, परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 5 7 का, और परिमाप का आधा ज्ञात करना है, तो 4 + 5 + 7 जोड़ा और इनका कर दिया आधा। तो ये जो वैल्यू आई कौन सी, ये 4 5 7 जोड़ के इसका आधा किया है, ये एक्चुअल में एस है। तो इसी चीज को मैं आगे लिख देता हूं 4 × 5 × 7 बटे, अब देखो 4 और 5 कितना 9, और 9 7 16, और 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 में 2 से डिवाइड करने पर 8 आ जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये नीचे दे रखा है तो ऊपर चला जाएगा, तो मैंने ऊपर 8 लिख दिया, और ये हो गया 4। अब मेरे को डेल स्क्वायर ज्ञात करना है। अब चूंकि आपको पता है डेल किससे, हीरो के फॉर्मूले से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो 1 अपॉन बेस इंटू हाइट तो कर नहीं सकते हम, तो इसलिए हीरो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हीरो का फॉर्मूला क्या होता है एस अंडर रूट में होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब वहीं पे मुझे ज्ञात करना है डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर कैंसिल, डेल स्क्वायर ज्ञात करने पे रूट है कैंसिल हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या हो गया डेल स्क्वायर। अब एस की वैल्यू क्या है मुझे पता लग गई, तो एस की वैल्यू मेरे सामने आई थी 8, तो मैं लिख दूंगा 8 और 8 माइनस 4 8 माइनस 5 और 8 माइनस 7। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अभी इसके अलावा हम आगे का देखते हैं। आगे देखो क्या है 4 × 5 × 7 × 8। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, और ये 4 बचेगा, ये 3 होगा और ये 1 होगा। अब देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 12, और ऊपर कितना बचेगा 35, तो ये हो जाएगा 35/12। ये जो इनका रेशो होगा वो 35:12 का होगा। यही मेरे से पूछा गया था कि इनका रेशो क्या होगा, तो इस प्रकार से मैं इसका रेशो ज्ञात कर पाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, हमको पता होना चाहिए दोनों ही। अगर मुझे सरकम सेंटर और इन सेंटर का रेडियस अगर मुझे पता है किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो उनका रेशो भी आराम से निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे कि ये रेशो दे रखा है लेकिन आपने एक्चुअल वैल्यू ले लूँ, तो मान के चलो, अगर मान के चलता है कि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होते, क्यों, क्योंकि ये 4x होता है, ये 5x होता है, ये 7x होता है, तो कहीं ना कहीं पे x से x तो कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि दोनों अपॉन में है, रेशो पूछा है, तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट भी ले सकता हूं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई यहाँ तक। अभी आगे एक इसके लिए एक चीज़, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या है देखो, उनके बारे में चर्चा करते हैं।